तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक डेमो क्लास होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एक नया लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अब इस क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसका मैं एक डेमो दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आखिर में जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो आज का जो क्लास होगा इस क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है उस ड्राइंग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं, वायरिंग भी कर सकते हैं। वायरिंग करने जाओगे तो आपको ड्राइंग देख के ही वायरिंग करना होता है, अंदाजे में हम वायरिंग नहीं करते हैं। तो उसी चीज को लेके आज हम एक छोटा सा एयर कंप्रेसर है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एक एयर कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है 2 पेज में। इसके अलावा मेरे पास में एक और ड्राइंग है जो कि एयर फैन का है। ठीक है, तो इस एयर फैन का जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एयर कंप्रेसर क्या होता है? जी सर, जिससे जैसे सर जो एयर को लगा फिल्टर करता है उसको कहा जाता है। फिल्टर करने के लिए? एयर फिल्टर नहीं सर, कंपनी में जो एयर जाता है ना, मशीन में से एयर जाता है, उसके लिए कंप्रेसर डालते हैं। ठीक है, आपके कंपनी में बहुत सारे मशीनें देखे होंगे जिसमें क्या होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। न्यूमेटिक सिस्टम जो होती है, जैसे कि सोलेनॉइड वाल्व हो गया। सोलेनॉइड वाल्व में जैसे कि आपने देखोगे पिस्टन जो होती है, पिस्टन को ऑपरेट करने के लिए मोस्टली कंडीशन में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगह पे नट को टाइट करना हो, इन सब काम करना हो, तो नट को टाइट करना हो, नट को खोलना हो, तो उसके लिए भी हम एयर गन जो इस्तेमाल करते हैं उसको भी हवा की आवश्यकता होती है। और जो हवा होती है वो हमारा एयर कंप्रेसर के जरिए ही प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एयर कंप्रेसर जो है इसका जो सर्किट डायग्राम है, प्रॉपर सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इस डायग्राम को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एयर कंप्रेसर है इसमें आप देखोगे यहाँ पर 2 मोटर बनाया गया है। दिख रहा है आप लोग को क्लियरली? ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं मोटर है, सर, एक सही से मोटर नहीं दिख यहाँ पे रहा। लगाया गया, दूसरा मोटर यहाँ पे लगाया गया है। अभी के टाइम पे आप बताइए कि ये जो मेरे पास में मोटर, ये कितने फेस पे ऑपरेट होने वाली मोटर है? 3 फेज। सर एक सिंगल फेज है, 3 फेज सर। 3 फेस है, और दूसरा वाला हमारा सिंगल फेज है। अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि मेरा जो सिंगल फेस वाली मोटर है, इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज की कितना आवश्यकता पड़ेगी? क्या आप डायग्राम देख के बता सकते हो? 220 वोल्ट। सर डायग्राम में सही से दिखाई नहीं दे रहा है सर। चलिए मैं जूम कर देता हूँ। पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा है ऊपर से। अब देख के बताइए कि पावर सप्लाई कितना जा रहा है। 220 वोल्टेज सर। 220 वोल्ट इसको जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है? ये किस चीज का सिंबल है? ये सर कनेक्टर लगा हुआ है सर इसमें। क्या ये कनेक्टर का सिंबल है? नहीं सर, वो नहीं, ऊपर टीवी में टीवी सर। एक दो टीवी सर, ऊपर टीवी टीवी लगा है। सर। नहीं, ये है ट्रांसफार्मर। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, वोल्टेज भी तो लिखा हुआ है। क्या कोई टीवी पे वोल्टेज हाँ। लिखा होता है? नहीं नहीं सर। टीवी से ट्रांसफार्मर में नहीं है। ना। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आप देखोगे ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा। कभी कभी हमारा वोल्टेज होता है सेम टू सेम देता है, आइसोलेशन पर्पस के लिए हम ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है इसको इनपुट पावर सप्लाई ऊपर से आ रहा है और नीचे से पावर सप्लाई, आउटपुट से पावर सप्लाई को ले जाके हमारा जो सिंगल फेज का मोटर है उसको कनेक्ट किया गया है। अब ये मोटर जो है कैसे चालू बंद होगा, पूरा डायग्राम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। अभी मैंने इस ड्राइंग को नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ अभी। ठीक है, आपके सामने पढ़ूंगा और इस मशीन का पूरा वर्किंग समझाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास में एयर कंप्रेसर है ये एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। और इस एयर कंप्रेसर में यदि कोई फॉल्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसका ट्रबल शूटिंग भी बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से। यही सब हमारा जो लाइव क्लास होने वाली है उसमें भी सीखने वाले हैं, उसी का डेमो है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे पावर सप्लाई हमारा एंटर हो रहा है। इनकमिंग सप्लाई लिखा हुआ है और इनकमिंग सप्लाई जो है हमारा 3 फेस वाली है, जिसका इनकमिंग वोल्टेज यहाँ पे 208 से 230 वोल्ट हो सकता है या फिर 460 से 460 वोल्ट 60 हर्ट्ज का हो सकता है। डिपेंड करता है कि मशीन कहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है। अलग अलग काउंट्री में अलग अलग वोल्टेज इस्तेमाल होता है, इसलिए अलग अलग वोल्टेज के लिए एक ही डायग्राम बना के दे दिया गया है। अब पावर सप्लाई जो है वो यहाँ से एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद यहाँ पे एक डिवाइस में जा रहा है। इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूज सर। ये फ्यूज है, लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली फ्यूज नहीं बोलेंगे। कभी आपने देखे हो क्या फ्यूज को चालू बंद करते हुए? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। तो आप देखोगे यहाँ पे फ्यूज जो है, अगर फ्यूज होता, वैसे फ्यूज ही है, लेकिन फ्यूज जो होता है नॉर्मली डायरेक्टली कनेक्ट होता है ना पावर सर्किट के साथ। ये तो अभी ओपन है, तो स्विच गियर है सर। स्विच गियर हम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एसएफयू, स्विच फ्यूज यूनिट। हाँ, एसएफयू है। ठीक है, तो एसएफयू क्या होता है तो उसको सर यही समझाने से क्या पहले आप देखोगे यहाँ पे फ्यूज का सिंबल है, ये पर्टिकुलरली फ्यूज है। फ्यूज क्या है?
पावर सप्लाई के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा। अगर पावर सप्लाई में करंट ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में फ्यूज हमारा बंद हो जाएगा, ब्रेक हो उड़ जाएगा। तो फ्यूज यदि ब्लोन हो जाता है तो हमारा सर्किट ब्रेक होगा, उसी टाइम ब्रेक होगा, बाकी टाइम नहीं। बाकी इसको निकालने लगाने के लिए ऑप्शन रहता है, लेकिन सर्किट डायग्राम में वैसा नहीं दिखाया जाता है। लेकिन अगर आपके सर्किट डायग्राम में फ्यूज का सिंबल बनाया गया है, प्लस आप देखोगे सर्किट से ये ओपन है, तो ये आपका फ्यूज नहीं है, फ्यूज ही है लेकिन ये दूसरे टाइप का है, ये SFU है। मैं आपको बताता हूं, स्विच फ्यूज यूनिट, इस वाले को हम बोलेंगे, एक मिनट, ये जो हमारा फ्यूज है इसको हम बोलेंगे SFU। मतलब कि पहला S क्या हो गया, स्विच, जो फ्यूज है फ्यूज, और U का मतलब हो गया यूनिट। मतलब कि स्विच, एक स्विच जो है उसी के साथ में फ्यूज को कनेक्ट किया गया है और उसको हम चालू बंद कर सकते हैं। स्विच का काम वही होता है ना, चालू बंद करना। जी सर। तो स्विच जो है चालू बंद करने का ऑप्शन तो दे रहा है, और फ्यूज जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और दोनों को मिला के एक यूनिट बनाया गया, उसी को SFU बोल दिया गया है। क्लियर है? अब एक्चुअल में कैसा दिखता है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला इमेज, तो ये क्या चीज है, ये हमारा SFU है। जो इमेज डायग्राम आप देख रहे हो उसी डायग्राम का प्रैक्टिकल इमेज ये वाला है, ये हमारा SFU है। इसी के जरिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को चालू भी करते हैं और फ्यूज हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बताइए कि यहाँ पे फ्यूज जो लगाया गया है इसमें कितना एम्पियर का फ्यूज लगाया गया है, 32 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे लगाया गया है। मतलब कि अगर मेरे इस सर्किट को, मतलब कि इस वाले पर्टिकुलरली, प्लीज माइक बंद रखिए, जब आप लोग को बोलना होगा तभी चालू करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट ज्यादा हैं तो प्लीज आप लोग माइक तभी चालू करिएगा जब बोलना हो, बाकी टाइम पे ऑफ रखिए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये जो मेरा SFU है, इसको यदि मैं ऑन करूं, ऑन करने के लिए यहां पे देखोगे एक हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल हमारा इस वाले यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ माउंट हो जाएगा। इसको मैं ऑन करूंगा, ऑन करते क्या हुआ, ये फ्यूज यहां पे मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट कौन करेगा, इसके अंदर मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म क्या करेगा, इसको चालू कर देगा। मतलब कि ऊपर वाले पॉइंट को इस टर्मिनल से और नीचे वाले पॉइंट को इसके नीचे में जो टर्मिनल दिया गया उसके साथ कनेक्ट कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से होते हुए डायरेक्टली इसके आउटपुट में निकल जाएगा। इतना चीज क्लियर हुआ क्या आप लोग को? डाउट नहीं है ना? नो डाउट नहीं सर। चलिए, तो SFU का काम हमने यहाँ पे समझ लिया। आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आपका जो यहाँ पे एयर कंप्रेसर है, इस एयर कंप्रेसर को यदि आपको ऑन करना है तो सबसे पहले आपको इसी SFU को चालू करना पड़ेगा। अब SFU को जब हम चालू करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट में फ्लो होगा। पहला सर्किट जो है हमारा यहां से फ्लो हुआ है और दूसरा सर्किट इधर से फ्लो हुआ है। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे इस सर्किट को लेके चलते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे जो हमारा SFU है, इसे पावर सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। अब ये पर्टिकुलरली क्या चीज है, टीवी सर, टीवी है, ठीक है। टीवी का मतलब टर्मिनल ब्लॉक, जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई आती है। देखिए, कभी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में जो पावर सप्लाई आती है या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल से पावर सप्लाई को बाहर लेके जाते हो तो वहां पे आपको इस प्रकार का टीवी इस्तेमाल करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम टीवी क्या होता है, तो मैं इमेज दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हो इसी को हम टीवी बोलते हैं। इसी में पावर सप्लाई आके कनेक्ट होगा और इसके जरिए पावर सप्लाई आगे जाएगा। क्लियर है सर? इसमें टीवी जो है, टीवी सर कितने प्रकार के होते हैं सर, कितने वोल्टेज तक वो रहता है? देखिए, टीवी जो होता है वोल्टेज पे नहीं देखते हैं हम, करंट पे देखते हैं। टीवी जो होगा उस टीवी का जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है वो देखा जाता है 6 एम्पियर वाली, 10 एम्पियर वाली, 16 एम्पियर वाली, 25 एम्पियर वाली, 32 एम्पियर वाली टीवी का हम सिलेक्शन करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट जो है, जिस सर्किट में हम उसको कनेक्ट करें उस सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है। आप देखोगे किसी भी डिवाइस, जैसे आप घर के लिए स्विच बाय करते हो ना, आप घर के लिए स्विच बाय करते हो तो नॉर्मल लाइट को चालू बंद करने के लिए 6 एम्पियर वाली लेते हो। लेकिन अगर वहीं पे आपको गीजर चालू करना हो, आपके वॉशिंग मशीन को चालू करना हो, फ्रिज को चालू करना हो, तो उसके लिए हम 16 एम्पियर वाली फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं नॉर्मल स्विच लगा दूं गीजर के लिए तो क्या वो स्विच काम कर पाएगा, चल पाएगा? नो सर, चलेगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं काम करेगा। आपका ऐसा दिन, मतलब 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप देखोगे स्विच जो है हीट होके पूरा, मतलब उसका जो इंसुलेशन है वो वीक हो जाता है, वो भुरभुरा होकर टूटने लगता है, प्लस उसका कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट भी काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा स्विच भी खराब हो जाता है, स्विच आपका चालू बंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि जो आप करंट फ्लो करवा रहे हो वो करंट ज्यादा है।
और करंट जो है उसका जो हीट है जी, करंट फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ना। किसी भी वायर से आप देखोगे करंट, वायर जो है वायर से भी हम करंट फ्लो करवाते हैं, वायर हीट करने लगता है। तो करंट यदि आपका फ्लो हो रहा है तो वायर है, स्विच है या फिर टीवी है, वो हीट करेगा और वो डैमेज करेगा। अगर मान लीजिए टीवी जो है, जैसे कि यहाँ पे कितना टीवी लगा हुआ है, 3 टीवी लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे एक टीवी जो है, 2 टीवी जो है, इनमें हम यहाँ पर करंट को फ्लो करवा रहे हैं। अब मान लीजिए टीवी जो है आपका 6 एम्पियर वाली है और यहाँ पे आप 30 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हो। अगर आप यहाँ पे 30 एम्पियर का करंट फ्लो करवाओ तो क्या होगा, ये टीवी जो है हीट होकर जल जाएगा ना। जी हो सर, जाएगा, इस मेल्ट हो कंडीशन में जाएगा, टीवी ये के तो साथ मेल्ट हो ये जल जाएगा, के चिपक जाएगा, जिसके वजह से वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मेल्ट हम हो ये जाएगा। देखते हैं कि जहां पे टीवी कनेक्ट करना है उस सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम टीवी का सिलेक्शन कर लेते हैं। वोल्टेज का मोस्टली प्रीफर नहीं करते हैं। वोल्टेज में क्या होगा, आपका जो घर का पावर सप्लाई होता है मोस्टली कितना आएगा, 415 वोल्ट आएगा। तो टीवी जो होता है वैसे भी 1000 वोल्ट के लिए डिजाइन होता है। एसटी पावर सप्लाई के लिए ये टीवी तो इस्तेमाल नहीं करोगे, एसटी के लिए अलग ही आता है, इंसुलेटर आते हैं, टीवी नहीं आता, इंसुलेटर आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टीवी जो है इससे पावर सप्लाई यहाँ पे आगे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है चलिए समझते हैं। पहला जो पावर सप्लाई है वो इधर चला गया, दूसरा जो है ये हमारा आगे चला गया और तीसरा पावर सप्लाई यहाँ पे गया है। ठीक है, मतलब कि एक चीज देखिए, यहाँ पर ये हमारा L1 का पावर सप्लाई है, इधर जा रहा है, लेकिन इससे पावर सप्लाई यहाँ पे लूप किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा वाई फेज का पावर सप्लाई है, इससे पावर सप्लाई यहाँ पे लूप किया गया है। और तीसरा पावर सप्लाई हमारा यहाँ से इस पॉइंट पे जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक डिवाइस लगाया गया है, इस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या दिया जा रहा है, कॉन्टेक्टर सर। थ्री फेज का कॉन्टेक्टर है, पावर सप्लाई दिया जा रहा है। और ये क्या चीज है, K2 कॉन्टेक्टर जी, कॉन्टेक्टर हमारा कॉन्टेक्टर है। कैसे पता चला कि आपको कि ये जो K2 है ये पर्टिकुलरली कॉन्टेक्टर ही है? क्या मैं इसको रिले बोल सकता हूँ क्या? नो नहीं सर, रिले नहीं है नो सर, सर, इसमें सिंबल के अनुसार हम बोल सकते हैं। सिंबल प्लस अगर ड्राइंग में K2 है, K से डिनोट करते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछला जो लाइव क्लास हमारा हुआ था इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाली, उस वाले क्लास में मैंने बताया था कि जब हमारा रिले इस्तेमाल होता है तो वहां पे हम K2 इस्तेमाल करते हैं। माइक बंद करो। K2 जो होता है उसका इस्तेमाल हम रिले के लिए करते हैं, लेकिन रिले जो होता है उस रिले का जो पावर डायग्राम होता है वो होता है क्या, क्या रिले में आपको पावर सर्किट मिलेगा? नहीं नहीं सर। मिलता है। तो पर्टिकुलरली इस वाले ड्राइंग में जो K2 इस्तेमाल किया गया है वो एक कॉन्टेक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली कंडीशन में यदि आप ड्राइंग पढ़ोगे ना तो हर जगह पे आपको कॉन्टेक्टर के लिए KM देखने को मिलेगा और रिले के लिए K देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे इसमें K लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम देख के समझ सकते हो कि ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ये हमारा एक कॉन्टेक्टर का ही पावर टर्मिनल है। तो कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे पावर सप्लाई दिया गया है और आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई एक और डिवाइस में गया है। ये क्या चीज है? ये रिले है सर। ओवरलोड है सर, ओवरलोड ओवरलोड रिले सर। ओवरलोड रिले है। ठीक है, सर पूरा सर्किट डायग्राम कौन सा है? क्या चीज? सर्किट डायग्राम कौन सा है? सर्किट डायग्राम किस चीज का? हाँ सर। सर अभी बोले आप क्या कि कॉन्टेक्टर को भी हम KM के मतलब से समझ सकते हैं, तो KM का मतलब क्या होता है सर? देखिए, आपका नाम क्या है, कौन बात कर रहे हैं आप? उत्तम बोल रहा हूँ सर, उत्तम उत्तम जी, कुमार। आपको जी हाँ। बुलाने के लिए उत्तम नाम रखा गया है ना। सेम तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम जो होता है उसमें किसी पर्टिकुलर चीज को बुलाने के लिए एक नाम दिया जाता है, उसका पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, KM जो है उसका नाम दिया गया, KM से आप कॉन्टेक्टर को डिनोट कर सकते हो, K को रिले से डिनोट कर सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि K का इस्तेमाल रिले के लिए ही होगा, K कॉन्टेक्टर के लिए होगा। अगर मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्टर को K लिख देता हूँ। चाहे फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलूँ, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ तो इसको भी K लिख सकता हूँ ना। कॉन्टेक्टर रिले वर्किंग तो सेम होता है, जी ठीक सर। है। लेकिन अगर टाइमर वहीं पे आ जाए तो टाइमर को हम T से डिनोट करते हैं, टाइमर T। सर ये एक जगह में रिले में आर भी लिखा रहता है ना, रिले में आर भी लिखा रहता है। ठीक है, रिले में आर भी देखने को मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि हम क्या चीज लिख रहे हैं, क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ड्राइंग पढ़ना सीखिए, ड्राइंग पढ़ना सीख लिए ना तो अगर नाम चेंज भी है ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज यूज हुआ होगा, आप अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, सर ये ड्राइंग LT पैनल की है कि क्या? ये थोड़ा बताएं। एयर कंप्रेसर का ड्राइंग है, शायद आप लेट ज्वाइन हुए हो। ठीक है, जी देखिए सर, ये जी। जो हमारा ड्राइंग है ये हमारा एयर कंप्रेसर का ड्राइंग है। आपके कंपनी में, इंडस्ट्री में एयर कंप्रेसर जो यूज होता है ना, उस एयर जी, जी, कंप्रेसर जी। का ड्राइंग है। एयर कंप्रेसर जो पंचर वाले होते हैं, बाइक रिपेयरिंग वाले होते हैं, उनके पास भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, पिस्टन टाइप का होता है, और ये क्या है, स्क्रू टाइप का है। तो स्क्रू टाइप का जो होता एयर कंप्रेसर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाली डिस्प्ले इस्तेमाल होता है। उसका जो डायग्राम है उसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का वर्किंग भी हम समझने वाले हैं।
आगे ड्राइंग में ठीक है आएगा। सर। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ठीक है। हमने ये समझ लिया कि हमारा जो पावर सर्किट है इसमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगाया गया है, फिर ओवरलोड रिले लगाया गया है। अब इस ओवरलोड रिले के साथ में आप देखोगे यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, तो ये जो सिंबल है इसी ओवरलोड रिले के साथ में कनेक्शन है, यहाँ पे डॉट 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 लाइन के साथ, मतलब कि इस ओवरलोड रिले का ये NONC कॉन्टेक्ट है जिसका इस्तेमाल कहीं आगे सर्किट में किया गया होगा। कहाँ पे किया गया हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब इस ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई जो है किससे जा रहा है, हमारे मोटर को, और मोटर जो है उसको यहाँ पे अर्थिंग के साथ में कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे AC का पावर सप्लाई का सिंबल बनाया गया है, मतलब कि ये हमारा क्या है, साइन वेव है, मतलब कि 3 फेज वाली AC मोटर हमारा है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार का गोला बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 6 स्क्वायर mm केबल सर। जी। कॉपर ये का जो केबल यहाँ है, पे 6 स्क्वायर सर्कल mm। बनाया गया है, इस सर्कल का मतलब देखिए, सर्कल बना के छोड़ दिया होता तो ये हमारा एक CBCT हो जाता, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से करके ये लाइन बनाई गई ना, तो ये लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार का कमेंट लिखने के लिए। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो वायर यहाँ पे यूज हुआ है, इस वायर का साइज क्या है, तो साइज लिखने के लिए इन्होंने 2 मैट्रिक यूज किया है, एक तो 10 AWG लिखा गया है और यहाँ पे 6 स्क्वायर mm लिखा गया है। ठीक है, 6 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कॉपर केबल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉपर केबल है, मतलब कि यहाँ पे जो वायर इस्तेमाल हुआ है वो कॉपर केबल हमारा है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, सर ये 10 AWG का मतलब जरा बताएंगे आप? एल्युमिनियम वायर गेज एक गेज होती है, जैसे कि अपने इंडिया में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, स्क्वायर mm यूज करते हैं ना, स्क्वायर mm। ठीक है। जी, जी। लेकिन आप अगर सीलिंग फैन वाले के पास जाओगे, बोलेगे भाई सीलिंग फैन के अंदर में कौन से mm का कितने मोटाई वाली वायर इस्तेमाल की हो, तो वहां पे mm में गेज में आता है सर वो। ठीक है, वो गेज में गेज बताते में हैं, आता है सर। वो गेज बताते हैं, लेकिन गेज जो है ना वही वाला गेज है AWG, और एक और गेज होता है कौन सा, दूसरा गेज कौन सा है, AWG और एक कौन सा है, SWG। हाँ स्टैंडर्ड वाइड गेज। ठीक है, हाँ। तो 2 चीजें होती हैं AWG और SWG। तो वो वायर गेज का एक पैरामीटर्स होता है, जैसे स्क्वायर mm बोल रहे हैं तो वो आपका एक पैरामीटर्स हो गया कि हाँ इस टाइप से है, गेज बता रहा है। तो ये आपका इंडिया में नहीं चलता, आउट ऑफ इंडिया चलता है। अगर आउट ऑफ इंडिया वाला है तो उसको स्क्वायर mm नहीं समझ में आएगा, जैसे हमें स्क्वायर mm समझ में आ गया, AWG समझ नहीं आया, तो आउट ऑफ इंडिया वाले जो होंगे उनको AWG समझ में आएगा। आउट ऑफ इंडिया में मोस्टली कंडीशन में AWG का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ओके सर। वायर गेज नापने के लिए नहीं आता है, गोल सा आएगा, गोल सा चक्री रहता है, उसमें खांचे बने रहते हैं, उसके अंदर हम वायर डाल के नापते हैं। हाँ सर वो तो वो अपना जी सर, जी सर। होता है, तो उसके जरिए नापना पड़ता है। हमारे स्क्वायर में स्क्वायर में नाप लेते हैं डायरेक्टली मोटाई। ठीक है, जी। चलिए बढ़िया। तो अभी हमने ये समझ लिया कि इस वाले मोटर को पावर सप्लाई कैसे जा रहा है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर का पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो मोटर है उस मोटर में का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो लिखा गया है कि यहाँ पे मेन मोटर किलोवाट, कितने किलोवाट का है, 5.5 का। अब लिखा हुआ है OLR सेट करंट A, OLR को सेट करने के लिए कितना एम्पियर का करंट सेट कर गया। अब लिखा हुआ है यहाँ पे 22.30, 20.1, 10। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 करंट क्यों लिखा हुआ है? ओवरलोड रिले में तो 208 वोल्ट पे 22.3 दिया है, क्या चीज, और 230 वोल्टेज पे 230 वोल्टेज पे 20, 460 वोल्ट पे 10। ठीक है। देखिए हमारा जो ये OLR होता है, ओवरलोड रिले होता है। ठीक है, सॉरी ओवरलोड रिले नहीं, यहाँ पर OLR लगाया गया है। OLR क्या करेगा, बस करंट को डिटेक्ट करेगा ना। हमारे पास प्लीज नॉइज मत करिए, माइक बंद करिए बोलने के बाद। ये मेरे पास में एक OLR है, ओवरलोड रिले। इस ओवरलोड रिले से जो करंट फ्लो होगा उसी को डिटेक्ट करेगा ना केवल। जी सर। ठीक है, क्या ये वोल्टेज को चेक करता है, क्या वोल्टेज को कुछ मेजर करता है क्या ओवरलोड रिले? जी सर, एम्पियर को मेजर नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो OLR होता है वो केवल करंट को देखेगा, कितना वोल्टेज के साथ में कनेक्ट किया हो। आप चाहो तो इस OLR में 10 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई दे दो, मैं समझाता हूं कैसे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, चलिए 10 वोल्ट नहीं, 10 वोल्ट होता ही नहीं है, हम मान के चलते हैं कि 110 वोल्ट का AC पावर सप्लाई मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। होता है ना 110 वोल्ट AC पावर सप्लाई। हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में कंट्रोल पैनल में कंट्रोल सर्किट जो करते हैं वहां पे मोस्ट जो ST पैनल होती है ना, वहां पे देखोगे अगर AC पावर सप्लाई पे किया गया है तो वो आपका 110 वोल्ट का AC पावर सप्लाई ही होता है। तो AC पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर है इसमें, अभी समझाऊंगा।
लेकिन अभी समझिए कि मेरे पास में 110 वोल्ट का पावर सप्लाई है 3 फेस वाली, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो आर फेस का पावर सप्लाई है उसको यहाँ पे, वाई फेस का पावर सप्लाई यहाँ पे, बी फेस का पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और वोल्टेज जो है मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 110 वोल्ट का पावर सप्लाई है। अब इससे पावर सप्लाई जो जाएगा वो पावर सप्लाई यहाँ से जा रहा है, और इस OLR में मैंने यहाँ पे 37 सेट है, तो मान लेते हैं 37 सेट किया गया है, यहाँ पर 37 एम्पियर का करंट सेट किया गया है। अब यहाँ पे जो OLR है, अगर इससे 37 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ट्रिप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन सेम रखता हूँ, केवल वोल्टेज चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 415 वोल्ट सेलेक्ट करने कर देता हूँ, तो क्या मेरा OLR जो है अब यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देगा? नहीं करेगा सर, एम्पियर का ऊपर जाएगा तो ट्रिप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा जी। तो यहाँ पे OLR जो है ये हमारा तभी ट्रिप करेगा जब 37 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर, ठीक है। लेकिन आपका OLR जो है उसमें यदि आप 37 एम्पियर का करंट सेट कर दिए और वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा दिए, तो क्या ये पर्टिकुलर मोटर जो है, ये मोटर हमारा उतना ही एम्पियर करंट लेगा? अब सर ओवरलोड होगा ना जी? नहीं सर, नहीं सर, कम हो जाएगा सर, करंट यहाँ पे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका एम्पियर कम हो जाएगा जी। आपका जो मोटर है पहले क्या था, 110 वोल्ट के पावर सप्लाई पे सिंगल काम कर रहा था, 110 उसके अब वोल्ट। करंट लेगा। ठीक है, पहले जो करंट ले रहा था वो हो सकता है 37 एम्पियर था, लेकिन वोल्टेज मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होने के बाद क्या होगा, OLR जो है 37 इसके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा सेटिंग हो जाएगी ना, तो इस कंडीशन में आपका OLR जो है ओवरलोड कंडीशन में बंद ही नहीं होगा। नहीं बंद होगा सर? जी सर, कम करना पड़ेगा फिर से। तो इस कंडीशन में हमें इसको कम करना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे कभी कभी स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो OLR यूज होता है, देखो कभी? जी सर, मेन पावर सर्किट में इस्तेमाल होता है, दूसरा OLR जो है आपके डेल्टा कनेक्शन वाले सर्किट में इस्तेमाल होता है। जी जी, ठीक है। सर वही कंप्रेसर में भी होता है ना, आपका वही जो कंप्रेसर में, सॉरी स्टार नहीं, मेन कॉन्टेक्टर के सर्किट में और दूसरा डेल्टा कॉन्टेक्टर के सर्किट में कनेक्ट होता है। ठीक है, स्टार में कनेक्ट नहीं होता है OLR। तो आपका जो OLR है, जैसे सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसमें आप लोग देखोगे कि जब हम मोटर को चालू करते हैं स्टार डेल्टा में, तो मोटर स्टार्टिंग के समय क्या करता है, ज्यादा करंट लेता है। सॉरी स्टार डेल्टा है तो क्या होगा, कम लेगा ना। स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग में कम लेगा सर, स्टार कनेक्शन में करंट अलग रहता है, डेल्टा कनेक्शन में अलग रहता है। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं अपने लाइव क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है इलेक्ट्रिशियन से इंजीनियर वाली, उस वाले लाइव क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों करंट कम होता है, क्या होगा करंट कम करने से। ठीक है, फिलहाल टाइम पे थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। सर सेम क्लास है ना सर? क्लास जो पिछला बैच हुआ था ना हमारा, उसी बैच का ये सेकंड बैच है ये। ठीक है, बैच वही है, लेकिन वैसे बहुत सारे स्टूडेंट पुराने बैच वाले भी आ गए हैं। ठीक है, जी 5-6 स्टूडेंट आ चुके हैं। चलिए कोई नहीं। तो अभी के टाइम पे सिंपली ये समझिए कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, उसमें यदि हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे तो करंट अलग रहता है, डेल्टा में जब मोटर को रन करवाएंगे तो करंट रेटिंग अलग होती है। तो अगर आपको मोटर को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना है तो आपका ओवरलोड रिले का करंट सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार चेंज ना करना पड़े इसके लिए हम 2 ओवरलोड रिले लगा देते हैं, एक मेन सर्किट में, एक डेल्टा सर्किट में। डेल्टा सर्किट में जो करंट सेट होता है वो क्या सेट, कितना सेट होना चाहिए FLC के? आपका FLC का मतलब समझते हो ना? जी सर, फुल लोड का 1.5 गुना होना चाहिए सर। उसमें मोटर के ऊपर डिपेंड करता है ना सर, मोटर कितने एम्पियर का है। तो 10 एम्पियर FLC मान के चलते हैं, कितना सेट करूं डेल्टा कनेक्शन में? सॉरी डेल्टा नहीं, 15 स्टार में जब मोटर स्टार में चले तो उस कंडीशन में उससे ज्यादा 12 डेल्टा में कनेक्ट होगा ना, OLR डेल्टा में ही कनेक्ट रहेगा ना, स्टार में। देखिए आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के नीचे आपका OLR आएगा, और एक जो है आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है, ठीक है ये मेन लिख देता हूँ, मेन कॉन्टेक्टर नीचे एक OLR, एक स्टार कॉन्टेक्टर के नीचे OLR, और जो यहाँ सॉरी डेल्टा के और यहाँ पर एक स्टार कॉन्टेक्टर है, इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इसके ऊपर हम सॉर्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मोटर को चालू करेंगे किससे चलेगा, मैन और स्टार। तो मोटर को जब स्टार में चलाएंगे, मोटर को जब स्टार में चलाते हैं तो उस कंडीशन में ये OLR का प्रोटेक्ट करेगा, और जब मोटर हमारा डेल्टा कनेक्शन में चला जाएगा तो कुछ करंट यहाँ से भी फ्लो होगा ना डेल्टा से। तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे डेल्टा में जो कॉन्टेक्ट लगेगा उसमें करंट क्या सेट होगा, डेल्टा वाले में 15। हो जाएगा। आप समझिए कि आपका जो FLC को डिवाइड करना होगा √3 से, √3 से डिवाइड करने के बाद और जो आंसर आएगा उसको आप सेट कर दीजिए, FLC का √3। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। बहुत टाइम पे ऐसा इंटरव्यू मिल जाता है ना, मेरे से पूछा गया था। ठीक है, मेरे को फंसाने के लिए इंटरव्यू में पूछा गया कि जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होती है
उसमें ओवरलोड रिले का सेटिंग कितना करोगे, उस टाइम पे मैं भी नहीं बता पाया था, एक्चुअल में नहीं मालूम था उस टाइम पे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि डेल्टा कनेक्शन में अगर आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ में यदि ओवरलोड रिले इस्तेमाल हुआ है तो उस ओवरलोड रिले में कितना सेटिंग किया जाएगा। तो √3 को डिवाइड करना है, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इससे डिवाइड करोगे किसको 10 से, तो 1.732 डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उतना आप सेट कर दोगे। क्लियर है। चलिए आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो अभी यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज लिखा हुआ है, इस वोल्टेज का मतलब ये है कि आप कितना वोल्टेज का सिलेक्शन करोगे। मोटर तो वही है, मोटर में जो आपका वोल्टेज जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज जो जा रहा है वो 460 वोल्ट जा रहा है, तो इस कंडीशन में कितना सेटिंग करोगे OLR में 10 एम्पियर का सर, 230 10 वोल्ट एम्पियर पावर सप्लाई जाएगा तो 20 20.1 सेट 20 करना पड़ेगा। ठीक है, 21 एम्पियर सेट कर देंगे सर। चलिए जो लिखा हुआ वही सेट करिए, आप एक्स्ट्रा मत कर दीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आध एम्पियर 10 एम्पियर 1 एम्पियर से कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग कितना सेटिंग करना है वो लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे इनकमिंग टर्मिनल लिखा हुआ है TB 1 2 3। आपका जो टीवी होता है वो टीवी कौन सा है, किस लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि ये टीवी नंबर 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा टीवी नंबर 1 2 3 MT1 M2 TB 1 2 3 L1 L2 L3। ठीक है, तो ये हमारा L1 ये वाला है, ये क्या है टीवी नंबर 1 2 3। ठीक है, तो ये जो टीवी है, इस पर्टिकुलर टीवी का इस्तेमाल क्यों किया गया उसका यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि हमारा इनकमिंग टर्मिनल जो है, इनकमिंग पावर सप्लाई जो यहीं पे आगे आएगा नीचे साइड, और ऊपर साइड से हम पावर सप्लाई को लेके चले जाएंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो अर्थिंग कनेक्ट किया गया वो इस वाले अर्थिंग स्ट्रिप से कनेक्ट हो जाएगा, उसके वजह से हमारा जो मोटर है वो ग्राउंड हो जाएगी। हो गया क्लियर। अब देखिए, अब इस सर्किट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक और पावर सप्लाई। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, L1 का पावर सप्लाई और L2 का पावर सप्लाई। आप देखोगे यहाँ पे पावर सप्लाई जो आ रहा है उसमें यहाँ से L1 का पावर सप्लाई आ रहा है और ये हमारा L2 का पावर सप्लाई है। तो L2 का पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पे गया है। अब पावर सप्लाई जो जा रहा है वो यहाँ पे देखोगे कितना वोल्टेज पे कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट, 230 है 200 है 230 वोल्ट। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, प्लीज माइक बंद, तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, आपके ट्रांसफार्मर में आप देखोगे कि अलग अलग टेपिंग निकला होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ना, इस टाइप का ट्रांसफार्मर देखो कंट्रोल पैनल में, नहीं सर, ये जी सर, हमारा जी सर। ट्रांसफार्मर है। इसमें देखोगे इस साइड में इनपुट पावर सप्लाई देंगे, यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिल जाएगा। अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे ना ऐसा चाहिए कि मैं इनपुट पावर सप्लाई जो है 420 वोल्ट का कनेक्ट करूं और मुझे आउटपुट में 110 वोल्ट का AC पावर सप्लाई चाहिए। चलिए आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे वायर कनेक्ट करूं। मेरे पास में 2 वायर है, ठीक है, इनपुट पावर सप्लाई का सर थोड़ा जूम कीजिए सर। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास में R फेस है और यहाँ पे Y फेस है, और आउटपुट में मेरे यहाँ पे एक MCB कनेक्ट होगा। चलिए एक काम करते हैं, बल्ब ले लेते हैं। मेरे पास में एक बल्ब है, इसको पावर सप्लाई देना है कितना वोल्टेज, तो 110 वोल्ट का AC पावर सप्लाई देना है। अब मुझे बताइए कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, टर्मिनल नंबर बताइएगा 1 2 3 4 5 6। मेरा R फेस जूम कीजिए, जूम कीजिए। जूम कीजिए। अब लिखा हूं तो जूम करूंगा तो कट जाएगा। चलिए बताइए। 420 वोल्ट जो लिखा है ना, हाँ उसमें एक डालेंगे और कॉमन में डालेंगे। कॉमन 420 वोल्ट मुझे सर एक 5 में और एक में डालेंगे सर। ठीक है, ये वो जो टर्मिनल है ये हमारा 0 वोल्ट वाली है। तो हमारा जो जी सर, उधर 415 है। वोल्ट का सप्लाई है उसमें यदि फेस और सॉरी 415 वोल्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, R फेस पावर सप्लाई मान लेते हैं और एक Y फेस मान लेते हैं। तो Y फेस के पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और R फेस के पावर सप्लाई को मिला के 420 पे कनेक्ट करना है ना, तो 420 1 2 जी सर। ये वाला, तो इस वाले टर्मिनल पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले ट्रांसफार्मर को इनपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, 420 वोल्ट वाली हो गई ना। जी सर। अब आउटपुट में आपको आउटपुट कितना 120 वोल्टेज चाहिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, 12 वोल्ट भी मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा, 36 110 220, इतना वोल्टेज आपको आउटपुट में 110 मिल चाहिए जाएगा। सर। अब आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए आपको, तो मैंने बोला 110 वोल्ट चाहिए, तो आप 0 वोल्ट और एक के नीचे ऊपर में, तो यहाँ से आप आपके लैंप को कनेक्ट कर सकते हो इस प्रकार से। हो गया ना, जी सर। क्लियर है। जी सर, बीच वाला खाली रहेगा सर, बाकी सब खाली रहेंगे। अगर आपको चाहिए और पावर सप्लाई, इनपुट तो एक ही नहीं, कनेक्ट नहीं, होगा, नहीं, ऐसा नहीं इधर कि आप इनपुट, अलग अलग वोल्टेज का इनपुट कनेक्ट कर रहे हो, इनपुट तो एक ही इनपुट आएगा। तो सर। ठीक है, इनपुट एक आएगा लेकिन आउटपुट मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैंने 110 वोल्ट इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास में एक और लाइट है यहाँ पर, मेरे पास में यहाँ पर एक और लाइट है, ये वाली लाइट। इस लाइट को मुझे चालू करना है और ये लाइट मेरा जो है 220 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करेगा। कैसे कनेक्शन करूं बताइए। एक सर 0 पर लगेगा, एक नीचे लगेगा। ठीक है,
आपको नीचे वाले यहाँ डॉट पे है, करना है, नीचे टर्मिनल इनपुट पर को सर। लेके जाना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है और आखिरी जो लास्ट वाला नीचे वाला आखिरी टर्मिनल जो है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वाली है, इससे एक वायर को लेके जाएंगे और डायरेक्टली हमारी इस लाइट को दे देंगे। तो आउटपुट में आप दो पावर सप्लाई इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इनपुट क्या है, सिंगल है, आप दूसरा फेस लाके यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सर इनपुट में एक ही फेज, कोई सा भी फेज रहेगा तो एक ही बार लगा सकते हैं सर, मल्टीपल नहीं लगा सकते ना। मल्टीपल नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, अंदर क्या है, एक ही कॉइल है ना, इस प्रकार से इसमें केवल टेपिंग निकला हुआ है इस प्रकार से। तो आपका टेपिंग जो है, फर्स्ट वाला टेपिंग 0 हो गया। अब इस यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्या है, मैक्सिमम 220 वोल्ट हो जाएगा, दूसरा 380 हो जाएगा, ये वाला जो है 400 हो जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ पे 415 वोल्ट 400 वोल्ट दे दिए हो, क्या आप यहाँ पे दूसरा फेज दे सकते हो यहाँ पे लाके? नहीं सर, नहीं दोगे ना, कॉइल तो एक ऐसे ही में है। सर इसमें देखो कि क्या कॉइल है, कॉइल क्या करेगा, रेजिस्टेंस, कॉइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे 415 वोल्ट, यहाँ पे अलग वोल्टेज दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा। और इसका रेजिस्टेंस इतना अगर होए कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाया तो वो आपस में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनपुट में सिंगल पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, दूसरा पावर सप्लाई तो आप देखोगे ना डायग्राम जो पढ़ेंगे उसमें मल्टीपल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए अलग अलग इनपुट पावर सप्लाई के लिए अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट पावर सप्लाई आपका सिंगल आएगा, आउटपुट में मल्टीपल आप ले सकते हो जितना लेना हो। प्लीज माइक बंद रखिए ना, एक जन बोलिए, कोई भी बोलना चाहते हैं एक 0 वोल्ट में और 220 में अगर सिंगल वोल्ट देते हैं इनपुट में तो आउटपुट में क्या परिवर्तन होगा? अगर आप इनपुट में आउटपुट में मल्टीपल रहेगा ना, आउटपुट में 0 20 वोल्ट दे दिए तो आपका आउटपुट पावर सप्लाई भी सेम रहेगा, आउटपुट पावर सप्लाई सेम रहेगा, लेकिन एक चेंजेस आएगा। कोई बता सकता है, पिछले वाले बैच के स्टूडेंट जो हैं, मुझे एक चीज बताइए कि जो मेरा आउटपुट वाली वायर है इसमें मैंने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर दिया, अब मैं इस वायर को टच कर रहा हूँ, मुझे कुछ होगा? होगा सर, इसमें जाएगा सर, हो जाएगा सर। सर के सप्लाई हो जाएगा सर, मुझे करंट लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सर्किट बन जाएगा, लग जाएगा सर। चलिए चलिए, मैं सर लगेगा मेरा सर, जो पिछला बैच था उसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट को, ये ट्रांसफार्मर क्या है, इसका इनपुट जो है, मान लीजिए एक सिंगल कॉइल बनाता हूं, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट इस प्रकार से दिया हुआ है, मल्टीपल टेपिंग है, ठीक है। तो अब ये बीच में इससे कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है सर, नहीं सर, पूरा ओपन है? जी सर ओपन है ठीक है, पूरा, पूरा ओपन है ना। तो अगर पूरा सर्किट ओपन है तो इस कंडीशन में क्या मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? नहीं सर, इस कंडीशन में नहीं सर, आपको इलेक्ट्रिक शॉक किस कंडीशन में लगता है? सर्किट पूरा होने पर लगता है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। और सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? मैं एक फेस वायर को पकड़ता हूँ, क्या सर्किट, अभी जो मेरे घर में सप्लाई आ रहा है, जैसे ये वाला आया है, अगर मैं इस वाले वायर को पकड़ता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जमीन पे खड़ा होके? लगेगा सर। एक मिनट, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो पावर सप्लाई आ रहा है हमारे घर में, जो पावर सप्लाई आता है वो वाला है, और घर में जो पावर सप्लाई आ रहा है वो किसके जरिए आता है? ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट जो जनरेट करता है वो क्या होता है, स्टार में कनेक्ट होता है ना। जी सर, उसका जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम ग्राउंड करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर, ग्राउंड करते हैं। तो आपका यहाँ पे आर फेस, यहाँ पे वाई फेस, यहाँ से बी फेस का पावर सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन ये जो बीच का पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट जो बन रहा है, वो आपका ग्राउंड होता है। ग्राउंड करने का बहुत सारा रीजन है, लेकिन उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लाइव क्लास में बताऊंगा अच्छे तरीके से। अभी समझिए, ये यहाँ पे ग्राउंड है, तो यदि ये ग्राउंड रहेगा तो ग्राउंड कंडीशन में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इस वायर को टच करते तो आपका बॉडी जो है जमीन से है ना, तो आपका बॉडी जमीन से कनेक्ट है, तो करंट जो है यहाँ से होते हुए इसमें चला जाएगा। ग्राउंड जो है एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर है, जमीन, ठीक है। तो अगर आप फेस सप्लाई यहाँ से पकड़े हो तो ग्राउंड जो है, ट्रांसफार्मर भले ही 50 किलोमीटर दूर हो, आपका जो ग्राउंड है सर्किट वो कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होने से आपको यहाँ पे तुरंत करंट मिल जाएगा। सर माइक बंद करवाइए ना सर, अच्छा आवाज नहीं आ रहा सर, माइक बंद करवाइए। एक जन चालू कर रहा है यार, आप लोग ना डिस्टर्बेंस कर रहे हो, मजा आ रहा है, इतना अच्छा क्लास चल रहा है, आप लोग माइक चालू कर रहे हो बार बार, प्लीज बंद रखिए सर। हमको लगता है उसका हेडफोन खराब है, इसकी वजह से आ रहा है। देखिए, आप लोगों को इतना अच्छा खासा बोलने का मौका देता हूँ, आप लोग मुझसे बात करके सीख रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा माइक बंद कर दूं, मजा नहीं आएगा ना। कर दो क्या माइक बंद? सर कुछ मतलब सर चलिए, ठीक है, माइक बंद कर दूंगा, मजा इसमें नहीं साउंड आएगा, चला रहा है सर। ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग बोलिए, बोलने का पूरा आजादी देता हूँ, बोलिए, चालू करिए, बोल दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, इतना याद रखिए कि आपको माइक बंद भी करना है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं,
अभी देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर में बताया कि ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पर इनकमिंग पावर सप्लाई आता है वो ग्राउंड होता है, तो आप इसको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लग गया, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है इसको आपने कहीं यहाँ पे ग्राउंडिंग किया क्या? नहीं किया ना। नहीं किया गया तो सर। अगर ग्राउंडिंग नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए आपको इस वाले वायर को और इस वाले वायर को दोनों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्लियर है? या फिर मैं जी सर। इस वाले ग्राउंड, इस वाले 0 वोल्ट को सीधा सीधा ग्राउंड में कनेक्ट कर दूं, अर्थ कर दूं, तो भी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो 220 वोल्ट का आउटपुट तब अच्छा इस्तेमाल सर, करते हैं जब डीजी हमें आइसोलेशन करना हो, ऐसा जगह पे पावर सप्लाई देना हो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पार्किंग नहीं चाहिए, वहां पे आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है सर, डीजी वाले में फेस को छूते तो करंट मार देता है सर, ऐसा क्यों? फेस डीजी सप्लाई ना, आपका डीजी हाँ जो सर। होता है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसमें देखिएगा 2-2 बस बार जाती है कॉपर की ग्राउंड होने के लिए। ठीक है, आपका डीजी जो होता है, डीजी के न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया जाता है, तो इस कंडीशन में जी आपको सर। इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। नो, जो आपके घर में पावर सप्लाई आ रहा है ट्रांसफार्मर के थ्रू, वैसे ही पूरा बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ओके सर। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर से हमें 220 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ग्राउंडिंग का सिंबल बना हुआ है ना, मतलब कि इस वायर को पकड़ूं तो क्या जी होगा? सर, दो ग्राउंडिंग है। तो इस वायर को पकड़ूं तो क्या होगा? करंट लगेगा। हाँ सर, शॉक करंट लगेगा। लगेगा। गुड इवनिंग सर। यहाँ पे ग्राउंडिंग किया हुआ है तो इस वायर को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, करंट लग जाएगा। ठीक है, पकड़ने के लिए फिर मुझे किसी कुर्सी पे खड़ा होना पड़ेगा, प्लास्टिक पे खड़ा होना पड़ेगा, तब नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है। ठीक है, आप सिंपली समझिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा अगर ग्राउंड किया गया है। अगर आपको पकड़ना है, अर्थिंग निकाल दीजिए दोनों जगह से, उसके बाद पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर क्लास कितने बजे होता है, लाइव क्लास? देखिए, यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं होता है। यूट्यूब पे लाइव क्लास तभी होता है जब मैं डेमो क्लास देता हूँ, जब हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कोर्स के बारे में बात हो रही तो। हमारा जब डेमो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, कोई भी लाइव क्लास अगर स्टार्ट होने वाली है, तो उसका मैं डेमो क्लास सबको देता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा लाइव क्लास चल रहा है, डेमो चल रहा है ना, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये हमारा एक डेमो क्लास है। किसका डेमो क्लास है तुम्हें बता देता हूँ। सर, अभी ये क्लास ज्वाइन करनी है सर, तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कैसे? देखिए, क्लास जो है, इस क्लास का रिकॉर्डिंग जो है ना, वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए ऐप में देखना पड़ेगा। और यदि आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो क्लास, ये जो अभी आप लाइव क्लास में जुड़ के मुझसे बात कर रहे हो ना, ये जो जूम क्लास का लिंक है, ये आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में केवल उन्हीं को ऐड किया जाएगा जो हमारे कोर्स को, क्लास को ज्वाइन करते हैं। क्लास जो होगा 1 महीने तक चलेगा, पूरा डिटेल बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्लास है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, ये एक डेमो क्लास है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाली क्लास का डेमो क्लास है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को भी मालूम है कि पिछले बार हमने एक लाइव क्लास किए थे इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर। उस लाइव क्लास के खत्म होने के बाद ये सेकंड बैच है। पहला बैच हो चुका है, सेकंड बैच हमारा ये चालू है। इस बैच में हम आपको इंजीनियर के लेवल पे सोचने की क्षमता, कैसे ट्रबल शूटिंग करोगे, किस प्रकार से सर्किट में मॉडिफिकेशन करोगे, कैसे ड्राइंग पढ़ोगे, ये सब चीज सिखाने वाले हैं। तो ये जो लाइव क्लास होगा, ये लाइव क्लास हमारा 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि जो मंडे आने वाली है, उसी मंडे को ये क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्लास का जो टाइम होगा वो डेली रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होने वाली है। डेली लाइव क्लास के माध्यम से आप पढ़ने वाले हो, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। क्लास जो होगा 1.5 घंटे तक होगा, और ये क्लासेस जो होंगे 1 महीने तक चलेगा। मतलब कि 21 तारीख को क्लास स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट मंथ का जो 21 तारीख है, उसके 2-3 दिन बाद और जोड़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चल जाता है, तो उतना दिन आपको पूरा लाइव में डेली पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब ये जो क्लास है, इस क्लास को आप चाहो तो लाइव भी देख सकते हो, जैसे कि अभी लाइव देख रहे हो, इस तरीके से आप लाइव भी देख के पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में मुझसे बात कर सकते हो। लाइव क्लास जो होगा जूम क्लास के माध्यम से होता है। जूम ऐप जो होगा, उस ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाओगे, और आप अपने माइक को तब चालू कर सकते हैं जब आप मुझसे बोलना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके माइंड में डाउट आती है, डायरेक्टली माइक को चालू करिए, पूछिए, जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो लाइव क्लास में आप डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल पे जुड़ के क्लासेस को देख सकते हो। अगर आपके टाइम पास में टाइम नहीं है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लाइव क्लास हम अटेंड नहीं कर पाते, काम आ जाती है, तो इस कंडीशन में जो भी लाइव क्लास होगा, उस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा। पूरा लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग जो होगा वो आपको पूरा 4 साल तक मिलेगा। 4 साल तक आप पूरे लाइव क्लास को जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। मतलब कि डे 1 से लेकर डे 30 तक जो भी लाइव क्लास होगा, पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा लाइव क्लास है, इसमें लाइव क्या क्लास में ये सब सिंबल को एक्सप्लेन करेंगे चार्जेस क्या है सर? देखिए, ये जो लाइव क्लास है, इस क्लास का फीस जो है 1800 रुपया है। लेकिन अभी मैंने एक ऑफर देख रखा हूं, जो भी अभी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कूपन कोड बनाया हूं। कूपन कोड यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आपको केवल 1600 रुपया पे करना है।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर ऐप है, वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है wiring-school.com। यदि आप कंप्यूटर पे क्लास देखना चाहोगे तो इसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे मेरा बुक भी मिल जाएगा, यहाँ से बुक भी। तो लाइव क्लास यदि आप देखना चाहो तो देखिए यहाँ पे हमारा कोर्सेस है, हमारा जो कोर्स है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी जो क्लास स्टार्ट होने वाला है ये वाला क्लास है इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर। इस क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप के सॉरी अगर आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस वाले ऐप के इस वाले कोर्स के अंदर में आ जाओगे, डायरेक्टली यहाँ पे पेज ओपन होगा। एक मिनट, हमारा जो ऐप है उस ऐप के अंदर यहाँ पे आप आ जाओगे। इस जगह पे आने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे एक डेमो क्लास देख सकते हो। पिछला जो डेमो क्लास हुआ था उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हो, वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है। डेमो क्लास आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा लाइव क्लास है उसमें क्या क्या चीज सिखाया जाएगा, क्या क्या टॉपिक है, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये जो लाइव क्लास है इसको बाय करने जाओगे तो फीस 1800 रुपया है, लेकिन बाय करने जाओ तो बाय करने के टाइम पे आप सिंपली यहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा इंजीनियर 200, इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म ENG 200। ENG 200 यदि आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो फीस जो है 1600 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बाय करने के लिए QR कोड पे पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप UPI का इस्तेमाल करना चाहते हो, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो वहां पे पेमेंट करोगे। पेमेंट करते ही डायरेक्टली आपका कोर्स जो है अनलॉक हो जाएगा। कोर्स जो है ना, इस क्लास को देखने के लिए देखिए, क्लास देखना चाहो तो आप डायरेक्टली हमारे इस वेबसाइट पे wiring-school.com वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर आप सिंपली हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। ये मेरा ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। आप लॉगिन कर लीजिएगा। अभी के टाइम पे देखोगे यहाँ पे इस ऐप के अंदर 50,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप जो है इसमें 50,000 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। इसी ऐप के अंदर आपको लॉगिन करना होगा, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। अब क्लास का टॉपिक जो है मैं बताता हूँ, उसके बाद आपका जो डाउट होगा बता देंगे, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सर ये जो नया जो कोर्स है इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा सर? जी मिलेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो लाइव क्लास है, इस क्लास में आपको रिकॉर्डिंग प्लस थियोरिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज कराया जाएगा। जैसे कि पिछला जो लाइव क्लास हुआ तो मैं दिखाता हूं, ठीक है। पिछला जो हमारा लाइव क्लास हुआ था सेम टू सेम कंटेंट होगा। यदि आप देखना चाहते हो पिछले लाइव क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था तो ये वाला क्लास ओपन कर लीजिएगा। अब हर इलेक्ट्रीशियन बनेगा इंजीनियर, ये भी सेम क्लास है जो पिछला बैच हुआ था, ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट जो अभी जुड़े हुए उनको मालूम है क्या क्या चीज इसमें पढ़ाया गया था। आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास के बारे में जानना है तो आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पे क्लास को ओपन करोगे और यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर ओल्ड क्लास पे क्लिक करेगा। यहाँ पे 33 क्लासेस हैं, 33 क्लासेस हुए थे, पूरे क्लासेस का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास जो होगा उस क्लास को हम सीधा सिंपली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल पे। मतलब कि यहाँ पे हम पुश बटन से स्टार्ट करेंगे। पुश बटन जो होता है उसका यूज कैसे करना है, सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे, आपका पुश बटन जो है उसका यूज करके आखिर कैसे सर्किट को आप बिल्ड करोगे, वो सब चीज हम सिखाएंगे स्टार्टिंग में। जीरो लेवल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पुश बटन के बाद रिले के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, फिर उस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिले जो है ना उसका यूज करके सर्किट बिल्ड करना सिखाया गया है। सर प्लीज एक सवाल है, प्लीज सुनिए थोड़ा सा। जी बोलिए। मैं अबुजर उत्तर प्रदेश से हूँ। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हूँ, मेंटेनेंस में मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई सारे ट्राई किए हैं अब्रॉड के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे जॉब मिले एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो उसकी तैयारी आप थोड़ा सा करवाएंगे प्लीज? देखिए ये जो क्लास है ना, इस क्लास में हम RLC का पूरा नॉलेज आपको दे देंगे, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब RLC का मतलब ये है कि जो रिले लॉजिक कंट्रोल होती है ना, रिले लॉजिक कंट्रोल समझते हो? हाँ जी। रिले लॉजिक कंट्रोलिंग में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि देखो इंटरव्यू के पर्पस के थ्रू आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, मोटर कितने टाइप के होते हैं, मोटर का वाइंडिंग कैसे, वाइंडिंग नहीं पूछेगा, मोटर कितने टाइप के होंगे, कौन कौन सा मोटर है, किस टाइप का है, वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सब पे हम फोकस नहीं करेंगे जो आप ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ चुके हो, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्लास होने वाला है उस क्लास में देखिए बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। उसमें हम पहले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर जो है उसका वर्किंग समझेंगे, उसका वायरिंग समझेंगे। फिर उसके बाद हम उसका सर्किट बनाना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको टाइमर के बारे में पढ़ा दिया, तो टाइमर को पढ़ाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइमर का यूज करके सर्किट कैसे बिल्ड करोगे। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मैं बोल दूंगा कि यार चलो आज हम एक ऐसा पैनल बनाने वाले हैं, स्टार्टर बनाने वाले हैं, जहां पे एक मोटर होगा, उस मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के जरिए चालू बंद करेंगे। लेकिन मैं वहां पे एक टाइमर लगाना चाहता हूं, वो टाइमर उस मोटर को बंद कर दे आधे घंटे के बाद।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सर्किट है वो सर्किट कैसे बिल्ड करेंगे, सर्किट जब बिल्ड करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। चलिए चल ठीक है, बंद हो गया। अब मैं इसमें ऐसा चाहता हूं कि यार मोटर जो है आधा घंटे के बाद बंद हो गया, फिर आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली सेम मोटर चालू हो जाए। इस सर्किट को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप से जो लॉजिक होता है ना, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट कैसे बिल्ड करोगे वो हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर जो होगा, हर एक चीज का मैं वर्किंग समझाऊंगा, वायरिंग समझाऊंगा, फिर उसका यूज करके सर्किट बिल्ड करना सिखाऊंगा। प्लस उसके बाद अलग अलग लॉजिक लेंगे, लॉजिक अकॉर्डिंग सर्किट बिल्ड करते चलेंगे। उसके बाद जब क्लासेस होगा वो सब चीज सीख लोगे, जब आप आरएलसी का कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ड्राइंग देख के कैसे ट्रबल शूटिंग करोगे, अगर किसी प्रकार का किसी मशीन में फॉल्ट आया तो फॉल्ट को कैसे समझोगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वो सब चीजें मैं आपको इस वाले क्लास में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइव क्लास जो होगा उस क्लास का आपको लाइव क्लास भी देखोगे, प्लस रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग 4 साल तक अवेलेबल रहेगा। यदि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आप डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, लिंक के जरिए डायरेक्टली आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए। लाइव क्लास का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास को देख रहे हो तो आपको सिंपली इसी नंबर पे मैसेज करना होगा, इस पे आप सिंपली लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको 20 तारीख को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पे डेली लाइव क्लास का लिंक मिलेगा। लाइव क्लास के लिंक के जरिए हमसे जुड़ के डायरेक्टली बात करते हुए आप लाइव क्लास को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है, हाँ जी, पहले बताएंगे क्या? जी बोलिए। सर एक सीमेंस का डिजिटल मीटर है और उसमें 2 फेज में वोल्टेज बता रहा है, एक में नहीं बता रहा है, सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पैनल में 2 फेज में वोल्टेज बता रहा है, एक में नहीं बता रहा है, मतलब क्या, कौन सा मीटर है, क्या चीज मेजर कर रहा है वो? सर एलटी पैनल है, उसमें 2 फेज में बता रहा है, एक में नहीं बता रहा है, सीमेंस का मीटर है। करंट, वोल्टेज, पावर? करंट नहीं बता रहा है सर, करंट एक में नहीं बता रहा। तो आपका मीटर जो है 3 अलग अलग मीटर लगा हुआ है कि सिंगल मीटर है? सिंगल मीटर है, डिजिटल मीटर है। जी सर, डिजिटल मीटर है ना, तो उसके लिए देखो 3 अलग अलग करंट दिखा, तो 3 अलग अलग सीटी भी लगा होगा, ठीक है जी। तो आपका सीटी जो है सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा वो आप चेक करिए। ऊपर से आपका जो सीटी का फीडबैक है वो फीडबैक प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका प्रोग्रामिंग किया गया है कि नहीं किया गया सीटी के लिए। सीटी जो इस्तेमाल होता है उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, सीटी का रेशियो लिखना पड़ता है, सीटी का रेशियो सही तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वो चेक कर लीजिए। वायरिंग चेक कर लीजिए कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका सीटी खराब तो नहीं होगा वो चेक कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ सही है तो फिर आपका जो मीटर है डिजिटल, आपका मीटर जो है वो मीटर में फॉल्ट है, कुछ अंदर में इंटरनल फॉल्ट है। ठीक है सर, ओके, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक चीज और था कि ये जो कोर्स है इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए इस वाले कोर्स का आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करूंगा, वो सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाते हो तो ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे नॉलेज सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो कि हाँ देखो मैंने 1 महीने का लाइव क्लास लिया था और अरुण सर के माध्यम से मैंने ये चीज सीखा था, जो कि मेरे को इस चीज का नॉलेज हो चुका है, इस नॉलेज से आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आंसर दे सकता हूँ। इस लेवल का मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि ये जो क्लास होगा इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है। सर मेरा एक डाउट था सर, पिछला क्लास सेम क्लास रहेगा ना सर? जी, पिछला जो लाइव क्लास हुआ था सेम होगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होंगे। देखिए सेम टू सेम तो नहीं आएगा, इसमें एक मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्या बोलते हैं, किस चीज का मैंने बताया था, बार बेंडिंग मशीन का एक बताया था, तो बार बेंडिंग मशीन का मैं पूरा डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो पिछला क्लास में वो नहीं हुआ था, इस वाले में होगा। तो कुछ और टॉपिक आ जाते तो ऐड कर दूंगा, लेकिन लगभग सेम रहेगा, ठीक है। मेरे जो मैंने आपको अभी बताया सीमेंस के मीटर में सर KWH की रीडिंग सही नहीं आती, मतलब जो मेन अपन पैनल पे देखते हैं वो अलग है और उसमें मीटर में अलग आ रही, उसको कैसे सही करेंगे? KWH का रीडिंग जी देखिए, KWH क्या होता है आपका? एनर्जी मीटर, किलोवाट आवर एनर्जी मीटर, ठीक है सर। और एक रिक्वेस्ट सर, जो प्रॉब्लम सेम है ना, वो तो आपका जो सीटी होता है वो भी सिग्नल देता है। अब सीटी का इस्तेमाल आप करंट मेजर करने के लिए कर रहे हो या फिर आपका एनर्जी रीडिंग के लिए कर रहे हो, बात तो एक ही है ना। तो आपको प्रोसेस तो सेम है ट्रबल शूटिंग करने का, कोई डिफरेंस आ रहा है क्या उसमें? सीटी जो होगा आपके KWH मीटर को सिग्नल देगा, सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा सीटी के जरिए वो देखना पड़ेगा, सीटी ब्लास्ट तो नहीं हो गया है, सीटी आउटपुट सिग्नल जो दे रहा है उसका वायर जो है वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। ये सब चीज चेक करोगे ना। अब चेक करने के लिए क्या करोगे? हाँ सर वही बता दीजिए थोड़ा, कैसे चेक करेंगे? सीटी चेक करना होता है, इसमें जो सीटी जो होता है, देखिए आपका सीटी इस प्रकार से मिलेगा, 2 वायर S1 और S2, इससे वायर आपका जाएगा और किसमें, अमीटर ले लेते हैं अभी, एक अमीटर है इसके साथ कनेक्ट है
अब यहाँ पे आपको पता करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे मीटर खराब है, सीटी खराब है, वायरिंग में दिक्कत है, तो उसको पता करना तो कैसे करोगे? सर यही टास्क मुझे दिया गया है, लेकिन मैं कर नहीं सकती। देखिए, अब मीटर को यदि आपको ये सीटी को पता करना है, देखिए तो सीटी को अगर आपको पता करना है तो क्लैम मीटर यहाँ पे लगाइए, करंट को मेजर करिए। ठीक है सर। ठीक है, आपका जो करंट क्लैम मीटर है वो करंट दिखाएगा, कब दिखाएगा? जब इस सीटी को जहां पे लगाया गया है, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे एक वायर है, उस वायर से 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और सीटी का रेशियो जो है वो 50/5 है, 50:5 ऐसे ही रहता है ना? हाँ हाँ सर। तो 50:5 है, तो यहाँ पे करंट मेजर करोगे तो कितना एम्पियर मिलना चाहिए आपको? 5 एम्पियर करंट मिलना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्लैम मीटर जो है वो 5 एम्पियर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, वो चीज चेक कर लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको। ठीक ठीक ओके है, सर। वायर चेक करना हो तो आप क्या करोगे, पावर सप्लाई को बंद करिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी मान लीजिए, वायर का कंटिन्यूटी आ रहा है क्या? अगर नहीं आया तो बीच में वायर ओपन है, आ गया तो वायर कनेक्ट है, रेसिस्टेंस ठीक मेजर सर, कर ओके। लीजिए आप, हो गया। ओके ओके अच्छा सर। सर, एक और भी इसमें तरीका है, इसमें जो बैटरी से चेक होता है, पोलैरिटी चेक होता है, डिटेल में बताऊंगा उसको, ठीक है, क्लास में। सर इसमें एक सवाल है सर मेरा सर। हाँ जी, सर इसमें जो सीटी है, सीटी का जो वायर है उसमें हम एम्पियर अगर 40 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और मीटर में कुछ अलग एम्पियर आ रहा है सर, ऐसा क्यों है? देखिए अगर आपका मीटर अलग दिखा रहा है, सीटी अलग दिखा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मीटर इस्तेमाल किया हो सकता है कि मीटर जो है वो अलग रेशियो वाली है। आपका जो मीटर है और सीटी है दोनों सेम रेशियो वाली होना चाहिए। अगर आपका सीटी जो है 50/5 का है तो मीटर भी आपका मीटर जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी 50/5 का होना चाहिए। अगर डिजिटल वाली है तो डिजिटल वाले में आपको वहां पर रेशियो सेट करना पड़ता है, ठीक है, तो रेशियो आपका प्रॉपर सेट किया गया कि नहीं किया गया वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले लास्ट टाइम पे मैं बताना चाहूंगा, यदि आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप सीधा जो YouTube वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप Instagram पे वीडियो देख रहे हो तो इस वाले WhatsApp नंबर पे आप लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिएगा, लाइव क्लास का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास जो होगा वो हमारा डायरेक्टली 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास जो होगा वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा। क्लास का यदि और डिटेल जानना चाहते हो तो सिंपली जो लिंक दूंगा उस लिंक के थ्रू आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल या फिर WhatsApp मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास पे आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि पर्टिकुलरली ये मोटर जो है कैसे चालू होगा। अब इसी के बाजू में यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इस ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई यहाँ पे दिया गया है। अब पावर सप्लाई जो आ रहा है कितना आ रहा है, एक पावर सप्लाई ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, मतलब कि दो अलग अलग फेज का पावर आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, तो दो अलग अलग पावर सप्लाई आ रहा है। पावर सप्लाई में आप देखोगे यहाँ पर 230 वोल्ट लिखा है, यहाँ 230 जीरो और जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक चीज बना हुआ है कि हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई जो आ रहा है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया गया है। ये क्या चीज है? फ्यूज है सर। फ्यूज है। ये हमारा एक फ्यूज है। तो हमारा जो पावर सप्लाई आ रहा है वो पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो फ्यूज हमारा यहाँ पे ब्लोन हो जाएगा। और फ्यूज जो है इसका रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 1A, मतलब कि 1 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। कंट्रोल सर्किट में बहुत ही कम करंट होता है, इसलिए फ्यूज जो है कम रेटिंग का इस्तेमाल होता है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का फ्यूज लगाया गया है। अब पावर सप्लाई जो आ रहा है उसमें देखोगे यहाँ पे 230, यहाँ पे 230 लिखा हुआ है, इसलिए वायर का यहाँ पे लूपिंग कर दिया गया है। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो पावर सप्लाई जो आ रहा है उसको लूप कर दिया गया है। अब आउटपुट पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पे मिलेगा और इसका आउटपुट पावर सप्लाई कितना है, ये कितना दिख रहा है, 24 वोल्ट है, ठीक है। तो आपका जो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाएगा? कंट्रोल ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन काम कर रहा है, काम जो कर रहा है वो स्टेप डाउन कर रहा है। लेकिन पर्टिकुलर आपका अगर पैनल में देखोगे तो उस पैनल में देखने के बाद बोलोगे ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। आप ये नहीं बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आप बोलोगे कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम कंट्रोल सर्किट में कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर है? कंट्रोल ट्रांसफार्मर का पता चलेगा जब आप इसके वर्किंग को समझोगे, वोल्टेज को देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है जी सर। तो वोल्टेज जब देख लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरा डिटेल में आंसर देना हो तो ऐसा दे सकते हो। लेकिन जब आप बाहर से पैनल खोलोगे देखोगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप समझ जाओगे हाँ ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। क्लियर है? चलिए अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है इसका जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से पावर सप्लाई यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो पावर सप्लाई यहाँ से निकल रहा है। अब पावर सप्लाई जो है वो आगे चला गया इस साइड में, ठीक है, इधर भी गया तो इधर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको समझेंगे। अभी यहां से पावर सप्लाई आया एक फ्यूज में और फिर पावर सप्लाई यहां से चला गया आगे। अब पावर सप्लाई जो जा रहा है वहां पे इस वाले डिवाइस में जा रहा है K2 क्या है? कॉन्टेक्टर। अब कौन सा कॉन्टेक्टर है? यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्टर देखे थे, इस कॉन्टेक्टर का नाम क्या है? K2। तो अभी के टाइम पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर जो है इसको चालू करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? फेज और न्यूट्रल देना पड़ेगा, इसी कॉइल को पावर देना पड़ेगा ना।
जी सर। तो आपका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि ये वाला मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर के पावर सर्किट में हमने मोटर को कनेक्ट कर दी है, लेकिन मोटर को चालू करना हो तो इस कॉन्ट्रैक्टर को हमें पावर देना पड़ेगा, और पावर जो है वो हमें यहाँ पर इस A1 और A2 पे पावर देना होता है। A1 पे फेज सप्लाई, A2 पे न्यूट्रल सप्लाई देंगे, कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू। तो इसी पावर सप्लाई को देने के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है, उस कॉइल के सिंबल को बनाया गया है। कॉइल का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो कॉइल है, इस कॉइल को पावर दिया जाएगा। पावर सप्लाई कहां से आ रहा है? तो आप देखोगे ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई डायरेक्टली आया एक फ्यूज में, 2 एम्पियर का फ्यूज लगाया गया है। फ्यूज के बाद पावर सप्लाई यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप में गया है ना। ये क्या चीज का सिंबल है? PB1 इमरजेंसी स्टॉप। PB1 जो है इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप कैसे पता चला? तो आप देखोगे यहाँ पे मशरूम स्विच बनाया गया है। यहाँ पे ये वाला मशरूम स्विच बोलते हैं इसको। तो मशरूम स्विच किसमें होता है? इमरजेंसी वाले में। तो ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन है। तो इमरजेंसी स्टॉप बटन से पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पे आगे जाएगा। अब पावर सप्लाई आगे जो जा रहा है वहां पे R1 लिखा हुआ है और उसके जरिए जा रहा है। ये एनो कॉन्टेक्ट है। तो क्या अभी के टाइम पे नॉर्मली इस ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई आगे दे दिया, क्या यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर जो है चालू हो जाएगा डायरेक्टली? नहीं सर, ओपन है ना सर, ओपन है। पावर सर्किट ओपन है। ओपन होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू नहीं हो पाएगा। अब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को यदि मुझे चालू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? रिले 1 को ऑन करना पड़ेगा सर, बटन को पुश करना पड़ेगा, ऑन बटन। ये बटन रिले 1 को ऑन करना पड़ेगा। नहीं सर, ये नीचे अभी का टाइम पे पावर सप्लाई कौन रोका है? ये रोका है ना। इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई इसने रोक के रखा है, इसको हमें चालू करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज है? तो इसका लोकेशन लिखा हुआ है 306 नहीं, ये फेरुल नंबर है। फेरुल नंबर समझते हो ना? जी सर। सर जी ये R1 का रिले जो है ना सर, जो उधर से सप्लाई आया, R1 का रिले जो है ना उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जी, R1 जो है ऑपरेट करना पड़ेगा। उस पे आते हैं किसका है वो समझ जाएंगे। अभी के टाइम पे यहाँ पर आप देखोगे नंबर लिखा हुआ है 308। ये क्या चीज है? इस वायर का फेरुल नंबर है। तो फेरुल नंबर क्या होता है आप सिंपली समझिए। यहाँ पर टीबी लगा हुआ है, इसके साथ देखोगे ये फेरुल लगा हुआ है ना। तो आपका जो वायर है उस वायर का एक नाम दिया जाता है कि ये वायर जो है इसका नाम ये है, उस नाम को फेरुल नंबर बोलते हैं। फेरुल नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 308, 303, 305 इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है सर? ठीक है जी सर। जी जी 24 वोल्ट AC वोल्टेज में ऑपरेट होता है क्या सर? क्या चीज? कॉन्ट्रैक्टर जो अभी जो ड्राइंग में दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 24 वोल्टेज उसको ऑपरेटिंग के लिए आ रहा है, तो 24 वोल्टेज में कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है क्या सर? जी, इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई कितना आ रहा है? 24 वोल्ट का आ रहा है। मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए 24 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए। और ये क्या चीज है? ये सर सोलेनॉइड वाला है जी, सोलेनॉइड वाल्व है। आप ये जो ड्राइंग पर है किसका है? एयर कंप्रेसर का है ना। तो एयर कंप्रेसर में हवा को चालू बंद करने के लिए, इसके अलावा एयर कंप्रेसर के अंदर बहुत सारे ऑयल फ्लो होते हैं। हाई प्रेशर ऑयल, लो प्रेशर ऑयल रहता है, ठीक है, कूलिंग के लिए, गर्म करने के लिए, कूलिंग के लिए रहता है। तो ऑयल जो है उसको चालू बंद करने के लिए इंटरनल सर्किट भी होती है। तो उस वाले सर्किट को सर्किट ही बोलेंगे, पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन में जो एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है उसको चालू बंद करने के लिए यहाँ पे उसका सिंबल बनाया गया और इसको पावर सप्लाई यहाँ पे R4 रिले से दिया जाएगा। चलिए R1 R4 क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन नहीं लिखा हुआ है, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे लोकेशन भी लिखा हुआ है तो समझ लेंगे। अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक रिले लगा हुआ है। ये पर्टिकुलर रिले जो है इसी के जरिए चालू बंद किया जाएगा। कैसे पता चला? तो आप देखोगे यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा हुआ है और नीचे R4 R5 R6 लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलरली इस वाले ये क्या चीज है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है। जो आपने यहाँ पे कंट्रोलर देखे ना, ये वाली, ये कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर के पीछे में आपको टर्मिनल देखने को मिलेगा। कौन सा टर्मिनल मिलेगा? तो यहाँ पे जो डायग्राम में बताया गया है वही। कितना टर्मिनल है? तो इतना सारा टर्मिनल आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा, जिसमें से यहाँ पे रिले का आउटपुट है। आप लोगों को मालूम होगा कोई भी डिवाइस जो होता है वो एक सिग्नल देगा, सिग्नल लेगा और सिग्नल देगा। तो सिग्नल आउटपुट जो जनरेट कर रहा है उसके जरिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको चालू करने के लिए रिले नंबर 1 का इस्तेमाल हुआ है। उसके लिए पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे X03 1 X03 2 लिखा हुआ और वायर नंबर लिखा हुआ 303 306। क्लियर है? आ रहा है सर? ठीक है। तो अभी ये जो रिले, इस रिले को जब चालू करेंगे, ये चालू कौन करेगा? इस पर्टिकुलर रिले को चालू कौन करेगा? ये कंट्रोलर।
ये कंट्रोलर जो है ये कंट्रोलर चालू करेगा। अब कंट्रोलर चालू करने का कंडीशन क्या है, जब ड्राइंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप सिंपली एक चीज और देखोगे, इस कंट्रोलर के ऊपर में यहाँ पर एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है ग्रीन कलर का। इस पर्टिकुलर ग्रीन बटन को दबाऊं तो क्या मेरा रिले नंबर 1 चालू होगा? क्या नहीं होगा सर, बोल सकते होना चाहिए, हैं होगा। एक्चुअल में हो होगा जाएगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें ब्लॉक डायग्राम देखना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट है किस कंडीशन में जनरेट होगा। ठीक है, आपका आउटपुट जनरेट करने के लिए आपका जो कंप्रेसर है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, तो अभी टाइम पे मान लीजिए कोई फॉल्ट नहीं है कंप्रेसर में, तो स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो ये रिले आउटपुट जनरेट करना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, जी तो सर। आपका रिले आउटपुट जनरेट करेगा तो उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास में आपके कंपनी में एक कंप्रेसर लगा हुआ है और एक हेल्पर आके बोला कि सर एयर प्रेशर नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए एयर का प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है। आप जाके देखें कि एयर कंप्रेसर जो चल रहा था वो बंद हो गया है। अब आपको चालू करना है, चालू करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो यहाँ पे ग्रीन बटन इसको दबा रहे हो, दबाने पे भी चालू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपको करना है ट्रबल शूटिंग। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, इमरजेंसी पुश बटन ड्राइंग में चेक करेंगे सर उसमें। देखेंगे सर कि देखेंगे सर तो ओवरलोड तो नहीं है सर। ओवरलोड रिले ऑपरेट तो नहीं हुआ, चलिए बढ़िया। पहले अलार्म हिस्ट्री चेक करते सर। ठीक है, आप इस वाले डिस्प्ले में आपको अलार्म हिस्ट्री मिल जाएगा। इस इमरजेंसी बटन को, इमरजेंसी बटन दिखाया ना मैंने, वो इमरजेंसी बटन ये वाला है। तो ये इमरजेंसी बटन कहीं लगा तो नहीं है, वो चेक कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका ओवरलोड रिले भी सही है, अलार्म भी नहीं आया और ये इमरजेंसी जो है ये भी नहीं है, कंट्रोलर बता रहा है कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चालू नहीं हो रहा है, क्या चीज चेक करोगे बताइए? सप्लाई चेक करेंगे पहले सर। यही तो सप्लाई इंजीनियर चेक वाली करेंगे बात ना। है। अब इंजीनियर जैसे सोचिए, अभी मैंने बताया कुछ फाइनल चीज बताया फाइनल मैंने, में- चालू कंप्रेसर को चालू करने के लिए क्या चीज ऑन हो रहा है? फाइनल में सर पावर चेक करेंगे सर, कंट्रोलिंग का रिले रिले पावर का सर। सोलेनॉइड कॉइल को चालू करने के लिए एक रिले लगा हुआ है ना सर। चलिए एक मिनट देखिए, मुझे मालूम है एक्चुअली में इस डायग्राम में दिया नहीं हुआ है, ब्लॉक डायग्राम भी रहता है। ठीक है, कैसे कब क्या चीज ऑपरेट होगा उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, वो चीज पढ़ना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लाइव क्लास में सिखाऊंगा। फिलहाल के टाइम पे समझिए, अगर मैं इस बटन को दबाता हूं सब कुछ सही रहता है, कोई अलार्म नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, इमरजेंसी भी नहीं लगा है, ओवरलोड डिले भी सही है, तो इस बटन को दबाने पे हमें मालूम है इस ड्राइंग को पढ़ने के बाद कि यहाँ पे रिले नंबर 1 जो है वो चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चालू होना चाहिए। होना चाहिए ना। होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए। आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते कि ये पावर सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपका कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा तो आपका कंप्रेसर चालू हो गया, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर चालू ही नहीं हो रहा है, तो उसको चालू करने के लिए क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस जगह पे पावर सप्लाई को चेक करोगे, पावर सप्लाई जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना वोल्टेज चेक करोगे, यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए आपको? यहाँ पे 24 वोल्ट होगा। 24 वोल्ट का 24 पावर सप्लाई मिलेगा। कैसे पता चला आपको कि 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है? सर आगे जो बताए थे ड्राइंग उसमें करते लिखा हुआ सर, था। ट्रांसफार्मर से आ रहा था ना सर। जी, सर आपने ट्रांसफार्मर के देखा पास कि ये जो कॉन्ट्रेक्टर है कॉन्टैक्ट इसको, 24 वोल्ट दिखा रहा था। ठीक है वेट करिए, माइक बंद करिए आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कॉन्ट्रेक्टर है इसी को चालू करने से कंप्रेसर चालू होगा, और इसको चालू करने के लिए यहाँ पे रिले नंबर 1 जो है इसके एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हमारा कॉन्ट्रेक्टर चालू नहीं हो रहा है तो कंप्रेसर चालू नहीं है, और कंप्रेसर यदि चालू नहीं है, उसको चालू करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, ट्रबल शूटिंग करना चाहते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट जो है उसके इनपुट पे पावर आ रहा है क्या? इनपुट पे चेक कर लीजिए, इनपुट पे पावर आया, फिर नीचे चेक करिए नीचे पावर मिल रहा है क्या आपको? अगर पावर सप्लाई मिल रहा है इसका मतलब क्या है, रिले आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। दे रहा है। और यदि यहाँ पे पावर नहीं मिलेगा तो आउटपुट पावर सप्लाई कटा हुआ है, इस कंडीशन में ये चालू हो सकता है क्या? नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है जो लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इंटरनली फॉल्ट हो गया, उसके अंदर का रिले खराब हो गया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रिले जो है वही रिले जल गया है, खराब हो गया है, आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आपका कंप्रेसर चालू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? चलिए इसमें और भी चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ से पावर सप्लाई जो है लूप किया गया है, और यहाँ पे R4 रिले जो है इसके एनो पे कनेक्ट किया गया है। इस एनो के आउटपुट से एक सोलेनॉइड वाल्व को पावर दिया गया है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का जो R4 रिले का आउटपुट है, वो आउटपुट जब क्लोज होगा तो ये सोलेनॉइड वाल्व चालू होगा। अब किस कंडीशन में वो चालू होता है उसके लिए मैंने बताया कि ब्लॉक डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर ड्राइंग में ब्लॉक डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का वर्किंग नहीं समझ सकते कि कैसे वर्क करेगा, कैसे आउटपुट जनरेट करेगा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन, जैसे ओवरलोड कंडीशन, ओवरलोड सही होना चाहिए, ऑयल का प्रेशर जो है मेंटेन होना चाहिए, इसके अलावा इमरजेंसी नहीं लगा होना चाहिए, इस टाइप का कंडीशन रहता है। तो वो कंडीशन वाली डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है।
ठीक है। बाकी मैं अपने लाइव क्लास में सिखा दूंगा कि उस टाइप का अगर ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है तो कैसे पढ़ोगे। तो ये चीज समझ में आ गया कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट हो रहा है। जी सर। ठीक है। अब यहाँ से पावर सप्लाई जो जा रहा है, ये पावर सप्लाई हमारे एक ट्रांसफार्मर में जा रहा है। इसके पहले यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है, जो कि यहाँ पे 6 एम्पियर का फ्यूज लगाया गया है। 6 एम्पियर फ्यूज से पावर सप्लाई यहाँ पे आगे गया और यहाँ पे फ्यूज फिर यहाँ से आगे चला गया 24 वोल्ट एसी सप्लाई टू कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है उस कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के लिए अलग से एक और ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू कितना वोल्टेज जा रहा है, 24 वोल्ट 24 वोल्ट जा रहा है। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है उसको यदि ऑपरेट करना हो तो ये डिजिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, इसको ऑपरेट करने के लिए पावर देना पड़ेगा। पावर सप्लाई जो है वो 24 वोल्ट का जा रहा है, एसी पावर सप्लाई। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है इसमें ऊपर में भी कुछ पावर सप्लाई था। पावर सप्लाई जो ऊपर गया फ्यूज में, फ्यूज से पावर सप्लाई यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चला गया है। ठीक है। 2D4 2 नंबर पेज D4 लोकेशन। D4 का लोकेशन कैसे पढ़ेंगे, आप देखोगे यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है FEDC इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर में नंबर लिखा हुआ है यहाँ से 1 2 3 4। तो ये जो नंबर है इस नंबर को आप पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2D, तो मान लीजिए ये पेज नंबर 2 है, तो पेज नंबर 2 में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि 2D कहाँ मिल रहा है। तो 2 का ये नीचे आएगा और D यहाँ से आएगा। तो पर्टिकुलरली इस जगह पे जो सिंबल बना होगा या फिर जो पावर सप्लाई बना होगा वो पावर सप्लाई यहाँ से जा रहा होगा। ऐसा ही होगा ना। तो ये पेज नंबर 1 है तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां पे मिल जाएगा। 2D पे देखना है 2D कहाँ पर है। तो ये हमारा पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 2 में यहाँ पे 2 और यहाँ पे D, तो इसके पास में ये मिल रहा है ना। और यहाँ पे ये क्या है 24 वोल्ट का सोलेनोइड वाल्व है। इसके अलावा यहाँ पे और टर्मिनल दिया हुआ है। ठीक है। और नीचे में कुछ है क्या, एक बार देखते हैं। पावर सप्लाई देखो फेरुल नंबर, अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं तो इसको कंफर्म करने के लिए फेरुल नंबर भी देखना पड़ेगा आपको। तो फेरुल नंबर जो है इसमें क्या लिखा हुआ है 11 12 13 लिखा हुआ है। चलिए 11 12 13 कहाँ पर है, पेज नंबर 2 ही है ना ये। इसमें हाइड कर दिया हूँ, कंपनी का नाम हाइड किया गया इसलिए यही होगा। कहीं दिख रहा है क्या आप लोग को 11 13? सर ये ड्राइंग मिल सकता है सर? क्या चीज ड्राइंग मिल सकता है सर? ये एयर कंप्रेसर का है ये। जी मिल सकता है सर? नहीं, मैं ड्राइंग शेयर नहीं करता हूँ किसी को भी। ठीक है। ये 11 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये लोकेशन जो है इस जगह पे आप देखोगे ये टीवी इस्तेमाल हुआ है। टीवी के जरिए पावर सप्लाई कहीं दिया जा रहा है। पर्टिकुलरली कहाँ है तो फ्यूज टर्मिनल, फ्यूज का टर्मिनल दिया गया है। फ्यूज के लिए टर्मिनल जो इस्तेमाल हुआ है उसका यहाँ पे टीवी दिखा गया 11 12 13 नंबर का। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसको डिटेल में और पढ़ेंगे दूसरे ड्राइंग में। ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई, ये जो पावर सप्लाई जा रहा है ये किसके लिए जा रहा है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए। और इसके बाद सोलेनोइड वाल्व लगाया गया था उसके लिए R4 रिले इस्तेमाल हुआ था, तो उसका आउटपुट यहाँ से जा रहा है। क्लियर हुआ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो है उसको चालू करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई 24 वोल्ट एसी। तो एसी पावर सप्लाई इनपुट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले लाइव क्लास में, पीएलसी वाले क्लास में, बीएफडी वाले क्लास में हमने हर जगह पे बोले हैं कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, पीएलसी है, बीएफडी है, उस वाले बीएफडी में, पीएलसी में अगर कहीं पर इनपुट पावर सप्लाई के लिए टर्मिनल दिया हुआ है, उसी के साथ में अगर अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है तो क्या होगा, अगर आपका इनपुट पावर सप्लाई है उसी के साथ में न्यूट्रल सप्लाई है, उसी के साथ में अर्थिंग भी देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलरली सप्लाई आ रहा है वो किस पर्पस के लिए होगा, सिंगल फेज के लिए, आपके इस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। ये जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर को चालू रखने के लिए ये पावर सप्लाई आ रहा है। और ये कहां से आ रहा है, अभी हमने पढ़े थे ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई आ रहा था ना कंट्रोलर के लिए 24 वोल्ट का, आखिरी वाली जो साइड में बना था। ये वाली पावर सप्लाई जो है, ये वाली आउटपुट जो निकल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंट्रोलर सप्लाई। तो कंट्रोलर के जो पावर सप्लाई जा रहा है 24 वोल्ट का, वो पावर सप्लाई आपका जो है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आउटपुट जो है इसमें और भी है, रिले नंबर 2, रिले नंबर 3, रिले नंबर 4, 5 और 6, ये सब खाली पड़े हैं। इनका अगर यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है तो उसके लिए इसका कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है। तो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कंपनी वाले करके देते हैं, हमें नहीं करना पड़ता है। तो इसका अभी खाली रखा गया, लेकिन दूसरे कंट्रोलर होगा क्या, वो कंट्रोलर जो है सेम है, लेकिन आपका जो एयर कंप्रेसर है मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएंट हो सकता है, लो वेरिएंट, हाई वेरिएंट, मीडियम वेरिएंट। तो अलग अलग कंट्रोलर में अलग अलग आउटपुट चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग करके आपको यूज करने के लिए दे देंगे। ठीक है। बहुत सारे कंट्रोलर में आपको प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट 2 ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक और पावर सप्लाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 415 वोल्ट एसी पावर सप्लाई, और ये कहाँ से आ रहा है तो 1 2 3 टर्मिनल से आ रहा है, और 11 12 13। ठीक है, वो नहीं है, ये क्या है, ये पावर सप्लाई है फ्यूज वाली। ठीक है। तो ये टर्मिनल दिया हुआ है, ये टर्मिनल इनपुट टर्मिनल का बताया हुआ है। टर्मिनल क्या है,
लेकिन ये पावर सप्लाई यहाँ पे कंट्रोलर में दिया जा रहा है। आपका कंट्रोलर जो है क्या उस कंट्रोलर के जरिए मोटर को बिना वोल्टेज के, प्रॉपर वोल्टेज के चालू करना चाहिए मोटर को। मान लीजिए मोटर जो है 415 वोल्ट पे काम करता है, कंट्रोल का जो कंप्रेसर है 415 वोल्ट पे काम करेगा और वोल्टेज जो आ रहा है वो केवल 300 वोल्ट आ रहा है, क्या मोटर को चालू करने के लिए पावर देना चाहिए? नहीं नहीं सर। तो इस कंडीशन में आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है उसमें वोल्टेज का फीडबैक देना पड़ेगा। वोल्टेज का फीडबैक देने के लिए यहाँ पे 11, 12, 13 नंबर का वायर जो आ रहा है ऊपर जो दिखाया था, खोज रहे थे जो, वही पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज का फीडबैक दिया जा रहा है इस कंट्रोलर को। तो ये क्या काम करेगा? वोल्टेज मॉनिटरिंग का काम करेगा। वोल्टेज जो है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं, वो सब चीज यहाँ पे चेक किया जाएगा। सब कुछ सही होगा तभी जाके हमारा यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा जब आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे। आया समझ में? इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इसका इनपुट टर्मिनल दिया हुआ है इनपुट सिग्नल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है टेम्परेचर, एयर, ऑयल डिस्चार्ज। ऑयल डिस्चार्ज वाली जो आपका कंप्रेसर जो है उसके अंदर ऑयल भी रहता है ना कूलिंग के लिए, तो उसका ऑयल डिस्चार्ज जो होता है उसके साथ में एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है जिससे कि ऑयल का टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन में कंप्रेसर फट सकता है ना, तो उसका प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर का प्रोटेक्शन चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए एक टेम्परेचर सेंसर लगाया गया, TS मतलब टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। उस सेंसर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया। अब सेंसर कैसे दिखता है तो मैं यहाँ पे इमेज लगाया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये वाला है टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर सेंसर जो होगा उसमें दो टर्मिनल मिलेगा, एक को इनपुट दे दीजिए, दूसरे से आउटपुट ले लीजिए और उसको ले जाके सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपका 9 और 10 नंबर का टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर दीजिए। आया समझ में? और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपका 0 से लेके 150 डिग्री का टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा। क्लियर है सर? टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए ना सर। देखिए, टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो क्या करेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने रेसिस्टेंस को चेंज करेगा। ऐसा ही होता है ना, टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है, रेसिस्टेंस को ही चेंज करता है ना टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर जो है वो रेसिस्टेंस को चेंज करेगा। तो रेसिस्टेंस जो है कब चेंज होगा, जब इस वाले सेंसर पे हीट आता है। अगर हीट नहीं है, आपने देखोगे सुने होंगे PT100 सेंसर का नाम सुने हो? RTD जो होता है आपका, RTD में PT100 हम नाम सुनते, PT100 है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर सेंसर को रखा गया है, RTD को रखा गया है, तो उस कंडीशन में उसका रेसिस्टेंस यदि हम मेजर करें तो 100 ओम का रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, अब उसी बात है, जो 100 ओम का रेसिस्टेंस जो मिल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसी सेंसर को यदि मैं वहां से हटा दूं और उसको थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट करूं तो रेसिस्टेंस जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस जो चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के लिए जो कंट्रोलर लगाया गया है यहाँ पे, ये जो कंट्रोलर, ये कंट्रोलर खुद ही उसका पैरामीटर को चेंज कर लेगा। अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो टेम्परेचर कंट्रोलर आता है, उस टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज करोगे तो वो भी बता देता है। तो इस पर्टिकुलरली में क्या करना है, सिंपली आपका टेम्परेचर कंट्रोलर जो है टेम्परेचर सेंसर जो है उसका जो 2 वायर है, 2 पिन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर इसका 2 पिन है, तो 2 पिन में आप सिंपली क्या करोगे, एक पिन में इनपुट पावर दोगे। ठीक है, इनपुट पावर भी नहीं देना है, इसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए, आपका जो कंट्रोलर है उसमें 2 टीवी दिया हुआ है, एक टीवी को लाके यहाँ पे कनेक्ट करिए, दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, बस हो गया कनेक्शन। आया समझ में? ठीक है, आपका जो यहाँ पर ये वाला टीवी है 9 और 10 नंबर का टीवी, इन दोनों से ले जाके पावर सप्लाई को सिंपली इन 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ओके, चलिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा एक और आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 15 बार। और ये 0 to 15 बार किस में, बार की क्या चीज को मेजर करता है, बार जो बोला जा रहा है वो किस चीज को मेजर कर रहा है, प्रेशर को। आपका जो प्रेशर सेंसर होता है, प्रेशर जो होगा मतलब जो कंप्रेसर है वो क्या कर रहा है, हवा को तो प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे हवा जो प्रोड्यूस होता है उसको हम एयर टैंक में फिल करते हैं ना, तो एयर टैंक जो होगा उसका भी एक कैपेसिटी होता है कि भाई इतना ही प्रेशर हम झेल सकते हैं। अगर ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो एयर टैंक जो है फट जाएगा। तो आपका जो एयर है वो अगर मेंटेन हो जाता है, जितना प्रेशर आपको चाहिए उतना मेंटेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को बंद करना है। तो कंप्रेसर को बंद करने का सिग्नल कौन देगा, प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर जो होगा आपका 2 टाइप से आ सकता है, एक तो आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में, एक आ जाएगा एनालॉग फॉर्म में। पर्टिकुलरली इसमें जो यूज किया गया एनालॉग फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। अब एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, मैं आपको लाइव क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के टाइम पे समझिए, ये एनालॉग वाली है। एनालॉग में यहाँ पर 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल देगा, मतलब कि इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो करंट जनरेट होगा, और उस करंट के जरिए हम ये पता करेंगे कि आखिर कितना प्रेशर है। ये पूरा प्रेशर बताएगा, केवल ये नहीं बताएगा कि प्रेशर मेंटेन हो गया कि खाली हो गया।
सिग्नल है ना, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। कितना पर्टिकुलर प्रेशर है, प्रेशर क्या है, 2 बार का है, 5 बार का है, 10 बार का है, कितना प्रेशर चल रहा है एक्चुअल में, आपका जो कंट्रोलर उसमें दिखाता है ना। आपके कंट्रोलर में, आप एयर कंप्रेसर के कंट्रोलर में देखोगे वहां पे प्रेशर दिखाता है कि नहीं दिखाता है, कितना बार का प्रेशर मेंटेन हो चुका है। जी सर, दिखाता है सर। दिखाता है ना। वो दिखाने का काम कौन करेगा, ये जो आपका प्रेशर सेंसर है वो वाली। और ये प्रेशर सेंसर कैसा दिखता है नहीं मालूम, तो यहाँ पे ऊपर में लगा दिया हूँ, ये वाला है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, 2 टर्मिनल इस्तेमाल करना। अर्थिंग वाला टर्मिनल यहाँ पे यूज नहीं होगा, तीसरा नंबर का पिन यूज नहीं होगा, पहला और दूसरा यूज करना है। और इन 2 टर्मिनल पे सिंपली आपको यहाँ से 2 वायर को ले जाके कनेक्ट करना है। इसमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा, पावर सप्लाई जो है कंट्रोलर ही प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है। बाकी आपका जो मोटर है, उस मोटर के साथ एक ओवरलोड रिले लगा हुआ था, तो ओवरलोड रिले यदि ट्रिप होता है तो भी तो कंप्रेसर बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना। जी तो आपका जो ओवरलोड रिले है वो यदि ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में मोटर को बंद करना हो तो यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाया गया, ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से क्या हुआ, मोटर हमारा यहाँ पे कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। तो ये ओवरलोड रिले का सिंबल बनाया गया है। और यहाँ पे इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी बटन को प्रेस करने पे इसका सर्किट ब्रेक होगा, जिसकी वजह से कंट्रोलर जो है बंद कर देगा। क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। बाकी क्लास को आगे बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग लाइव क्लास देख रहे हो और अगर आपको और इस टाइप से लाइव क्लास के माध्यम से और भी चीजें सीखना है, देखिए इसी क्लास में और भी चीजें बताने वाला था लेकिन टाइम हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एक और ड्राइंग था एयर फैन का, इस ड्राइंग को मैं नहीं बनाया हूँ, तो इस ड्राइंग को हम कैसे पढ़ते हैं इसको मैं समझाने वाला था लेकिन टाइम नहीं बचा है। ठीक है। तो इसको मैं हो सके तो एक और लाइव क्लास कर लूंगा, तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो ड्राइंग पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें इजी लगेगा, समझ जाओगे कैसे करना होता है। तो अगर आप हमसे लाइव क्लास के माध्यम से सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर बनना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि इंजीनियर जो होते हैं वो किस टाइप से सोचते हैं, किस टाइप से इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, अगर कोई फॉल्ट आता है और सोचते हो कि इंजीनियर कैसे सॉल्व कर लेता है, मुझसे क्यों नहीं हो पाता है, इंजीनियर को यदि कोई काम बोला जाता है कि यार ये जो सर्किट है, मशीन है, इस मशीन में थोड़ा सा चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कैसे कर लेता है, वो कैसे वो काम कर पाता है, यदि आप उस तरीके से सोचना चाहते हो, उस तरीके से काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके लिए ये वाला क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर लाइव क्लास। ये जो लाइव क्लास होगा, इस क्लास को, ये जो लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 21 जुलाई से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा। इसका टाइम जो होगा रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक होगा। क्लास जो होगा, इस क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हो, यदि आप इंस्टाग्राम पे अभी क्लास देख रहे हो तो सिंपली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए लाइव क्लास लिख के, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक के जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसी नंबर पे आप लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो मुझसे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं अभी, आप लोग भी मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना हो तो। क्लास जो होगा, इस क्लास का जो फीस है वो 1800 रुपये रखा गया है, लेकिन अभी आप क्लास ज्वाइन करोगे तो केवल आप 1800 रुपये में क्लास को 1600 रुपये में क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एक बुक भी है, यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग का नॉलेज रखना चाहते हो तो मैंने 2 बुक लिखा हूँ, एक तो है इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक और दूसरा नया बुक आया है Zero to Hero हाउस वायरिंग बुक। इस बुक का जो PDF है, ये PDF, इस बुक का PDF केवल आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। हाउस वायरिंग का नॉलेज यदि आप रखना चाहते हो तो इसके लिए ये बुक ले सकते हो। इस बुक का प्राइस 100 रुपीज है और इस वाले बुक का प्राइस जो है वो केवल 98 रुपीज है। दोनों का बुक का PDF आपको मिलेगा। PDF को आप बाय करके डायरेक्टली आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। बाय करने का लिंक भी मैंने व्हाट्सएप पे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इंस्टाग्राम पे यदि आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा जो बायो है, बायो में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके बाय कर सकते हो। या फिर सिंपली आप जो यहाँ पर मेरा वेबसाइट है, आप सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए वायरिंग स्कूल, और यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा वायरिंग स्कूल करके, ये आप गूगल पे लिखोगे तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में जाओगे तो इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक, इसको बाय करने का लिंक, और नीचे में यहाँ पे Zero to Hero बुक जो है बाय करने का लिंक आ गया। इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे बाय करोगे। अभी मैं आपके सामने ये वाला बुक बाय करता हूँ, कैसे बाय होगा, कैसे डाउनलोड करोगे समझा देता हूँ। उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा बात करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है। तो इस बुक को यदि आप बाय करना चाहोगे तो बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको बुक हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर इंग्लिश वाला बुक चाहता हूँ तो इंग्लिश पे क्लिक किया और बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल पूछा जाएगा, डिटेल को सही सही फिल करिएगा, क्योंकि आपका ईमेल जो है ना, ईमेल पे लिंक आता है डाउनलोड करने के लिए, वैसे तुरंत भी मिल जाएगा और ईमेल पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नाम है लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल फिल करता हूँ। मोबाइल नंबर लिखना होगा तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर है
तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास में यूपीआई का ऑप्शन, नेट बैंकिंग जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करूंगा और इसको बाय करूंगा। यहाँ पे मैं क्यूआर कोड को स्कैन किया और इसको मैंने यहाँ पे फी को पे कर देता हूँ। फी को पे करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोड लेना स्टार्ट कर देगा और ये लोड लेने के बाद यहीं पे आपको डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। देखिए पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, इसमें आपको बैक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है और ये पेमेंट जब हो जाएगा ना तो एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। गलती से अगर आपके पास में लिंक नहीं आता, वैसे नहीं होगा, ऐसे लिंक आ जाएगा लेकिन एक स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारने के बाद यहाँ पे देखोगे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप सीधी ऊपर करिए, आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड रिमेनिंग लिखा हुआ है अनलिमिटेड, मतलब कि जितनी बार आप चाहो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, आपका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, 15 MB का पीडीएफ है। अब इसको आप क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। आपके ईमेल पे भी डायरेक्टली लिंक चला जाएगा, जो आप ईमेल आईडी फिल करोगे वहाँ पे लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो चुका है। 190 पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डायरेक्टली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पीडीएफ है। बाकी बहुत सारे मोबाइल में ये पीडीएफ जो है ना वीडियो भी प्ले करेगा, इस कंप्यूटर में अब नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल में ट्राई करोगे ना तो यहाँ पे जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करोगे तो एक वीडियो प्ले हो जाएगा। देखिए हो गया, ये ऑटोमेटिकली वीडियो पे ट्रांसफर कर देगा। मतलब कि जो पीडीएफ में डिटेल दिया हुआ है, बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओपन करता हूँ टॉपिक, मैं यहाँ पे एमसीबी का टॉपिक यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के बारे में बताया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते यहाँ पे लोडिंग किया और यूट्यूब ओपन हो गया और यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ओपन हो जाएगा। देखोगे ऑल टाइप एमसीबी प्रॉपर कनेक्शन के बारे में बताया गया है, इसमें यहाँ पे उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाता है, प्लस पीडीएफ तो है ही पढ़ने के लिए। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे wiringSchool.com वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो तो बायो में लिंक दे दिया, वहां से बाय कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से बाय कर सकते हो। नहीं तो इस पर्टिकुलरली ऐप को इंस्टॉल करके इसके अंदर लॉगिन करके भी बुक को बाय कर सकते हो। अब आपके माइंड में कोई डाउट हो, सवाल हो तो पूछ सकते हो, आपके आंसर को मैं दे दूंगा। सर मैंने आपका ऐप में बाई किया मगर पीडीएफ मोबाइल में नहीं आ रहा है, आपका ऐप में ही अगर आपने ऐप से बाई की हो और आपको ये नहीं मालूम कि कैसे मोबाइल में सेव करते हैं, सेव करने का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, मैंने बोला ना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर मारिएगा। जब आप पेमेंट करते हो स्क्रीनशॉट जो मारे हो मेरा सिंपली इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए और लिख दीजिए कि आपने कौन सा पीडीएफ बाय किया हो। आपको मैं पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और पीडीएफ का वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लाइफ में कभी भी आपके मोबाइल से डिलीट होता है, सिंपली मुझे मैसेज कर दीजिए सर मेरा पीडीएफ डिलीट हो गया, अब मैं उसको चेक करके आपको दोबारा भेज दूंगा। किसी को और कोर्स के बारे में, क्लास के बारे में, पीडीएफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हो। सर जैसे ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो जो क्लास अगर बाय चांस अपन नहीं देख पाए तो वो ऐप में स्टोर हो जाएगी? जी, ये जो ऐप है ना, इस ऐप के अंदर अभी भी बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस बहुत सारे हैं, तो आप अभी भी जाओगे तो डेमो क्लास देख सकते हो। बाकी जो लाइव क्लास होगा उस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग इस ऐप में अपलोड हो जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि पिछला जो लाइव क्लास हुआ था उस क्लास का रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग जो होगा आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। जैसे कि पिछला जो लाइव क्लास था उस क्लास को रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। कंटेंट के अंदर जाओगे, पिछले लाइव क्लास में 33 क्लास हुआ था। ठीक है, 50 घंटे का ऊपर का क्लास है। इस क्लास को आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हो। अगर आप रिकॉर्डिंग लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आज क्लास ज्वाइन करें, आज के आज पूरा लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, तो आप रिकॉर्डेड वाला क्लास ले लीजिएगा, ये वाली। ठीक है, रिकॉर्डेड वाला क्लास यदि आप लेते हैं तो आपको पूरा क्लास आज ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो, मुझसे डायरेक्टली जुड़ के पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये वाला क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लाइव क्लास वाली, ये वाला क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो लिंक से डायरेक्ट अपन बाय कर सकते हैं या ऐप में से भी जाकर? कहीं से भी कर लीजिए, मल्टीपल ऑप्शन दिया हूँ, लिंक से कर लीजिए, ऐप से कर लीजिए, मुझे डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो मेरा वेबसाइट से बाई कर लीजिए, वेबसाइट से भी हो जाएगा। जैसे बाई करोगे सब जगह से एक ही जगह पे परचेज होगा, मेरे ऐप के अंदर ही होगा वो पेमेंट। ठीक है, कहीं से भी आप, ठीक है सर। ठीक है सर, ये कोर्स जो है 1 महीना तक चलेगा सर? जी जी, 1 महीने तक लाइव क्लास होगा। क्लास का टाइम होगा रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। वैसे 9:30 बजे क्लास खत्म नहीं होता है, पिछले क्लास वाले स्टूडेंट सब जानते हैं कि क्लास जो है हमने रात को 12 बजे तक क्लास लिए थे। ठीक है, 2 क्लासेस ऐसे हैं जो हमने रात के 12 बजे खत्म किए हैं। तो क्लास जो होता है वो चालू तो हो जाता है, चालू होने का टाइम फिक्स है, 8 बजे चालू होगा, खत्म कितने बजे होगा वो पता नहीं है। टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे सर आज हो गया कल पढ़ा दीजिएगा, अब तब तक वो क्लास खत्म नहीं होता है। ठीक है जी सर।
चलिए, सर्टिफिकेट मिलेगा सर? हर एक कोर्स का सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करता हूं। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे, चाहे अभी जो लाइव क्लास होने वाला है उसको ज्वाइन करो या फिर पुराना क्लास ज्वाइन करो, हर एक कोर्स का मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। उस सर्टिफिकेट का यूज आप कहीं भी कर सकते हो। ओके सर। चलिए, ठीक है। तो अगर आप Thank you, sir. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया हूं, लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली लिंक चाहिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिएगा, मैं लाइव क्लास का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आज का जो क्लास है, ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को? क्लास कैसा लगा? सर क्लास मस्त लगा सर। कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं सर, डाउट नहीं सर। चलिए, बढ़िया है, डाउट नहीं है तो बढ़िया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलता हूं आप लोगों से लाइव क्लास में। ठीक है।